have our first ever only functional neurosurgeon here. It is the most intricate organ of the body and the most unforgiving organ of the body. Unforgiving. ब्रेन के सेल्स कैसे हैं कि 8 to 10 मिनट्स के अंदर अगर ब्लड सप्लाई वो पर्टिकुलर नर्व सेल जिसके अंदर ब्लड नहीं पहुंच रहा है, अगर वो ब्लड सप्लाई वापस चालू नहीं किया जाता है, वो परमानेंटली डेड हो जाता है. इन पेशेंट्स वर्ड्स वो कैसा होगा कि मुझे ऐसा हेडेक कभी भी नहीं हुआ है. इट इज द वर्स्ट हेडेक ऑफ समवन्स लाइफ. और कई बार उसके साथ एसोसिएटेड नेक का भी पेन होता है, नेक स्टिफ हो जाती है. ब्रेन के पर्टिकुलर बहुत ही टाइनी एरिया 3-4-5 मिलीमीटर का स्मॉल एरिया है जो टारगेट होता है, उसको परमानेंटली डीएक्टिवेट किया जाता है. नंबर ऑफ नर्व सेल्स हैं ब्रेन के अंदर, उसके कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज्यादा कनेक्शंस है. स्लोनेस, मूवमेंट जो है बॉडी की, वॉकिंग स्पीड है, स्पीच है, वो सारी चीजें स्लो हो जाना है. वो सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है डायग्नोज करने के लिए पार्किंसंस. 24 आवर्स ब्रेन की जर्नी क्या होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बट उसका आंसर भी थोड़ा डिफिकल्ट है. हमने फिर स्लीप की बात करी तो उसमें हमारे ड्रीम्स में कौन सी इंफॉर्मेशन कब आ जाती है, रैंडम इंफॉर्मेशन, रैंडम कनेक्शन हो जाता है, तो हाउ डज दैट वर्क? So that was the biggest cyst which was ever documented in medical history in world. वही सेम एज ग्रुप, सेम जेंडर की जो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, उनके साथ उन्होंने जब कंपैरिजन किया तो उन्हें पता चला कि जो ग्रे मैटर की थिकनेस है, वो ग्रे मैटर की थिकनेस मेंटेन्ड है या तो वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट मेडिटेटिंग. जब साइंस बैक कर जाती है स्पिरिचुअलिटी से, आई थिंक लाइफ मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस देन. नमस्ते सर, वेलकम टू लेवल अप विद अनोना. थैंक यू वेरी मच. ये इंटरव्यू का मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ बिकॉज ये जब हम आपसे पहले भी मिले थे एंड वी डिस्कस्ड अबाउट ब्रेन और जो चीज़ आप न्यूरो सर्जरी में आप है, आई मीन इट्स एन इनक्रेडिबल थिंग. मतलब मैं अपना सोचती हूँ तो एवरीथिंग, हम जितना भी मेंटली लो, फिजिकली लो, वी आर, इट्स ऑल अबाउट ब्रेन. हम उसी से कंट्रोल्ड है, राइट? तो इस एपिसोड में ब्रेन क्या है, कैसा दिखता है, कैसा बना है, कैसे आप उसके ये स्कल के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाते हैं और हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट एवरीथिंग. बट फर्स्ट मैं ऐसे आपसे जानना चाहूंगी कि बीइंग अ न्यूरो सर्जन आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको ये पर्टिकुलर ब्रेन पे फोकस करना है, यू वांट टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर एंड न्यूरो सर्जरी फील्ड. इनिशियली पहले तो मैं डॉक्टर ही बनना नहीं चाहता था, सबसे पहली बात. अच्छा, ऐसा? इट वाज नॉट एट ऑल प्लान्ड. हाँ. सो 12th खत्म हुआ, रिजल्ट आया तो मेरा तो पहले से डिसाइडेड था. माय फादर इज आल्सो एन इंजीनियर, सो इट वाज पहले से डिसाइडेड कि भाई इंजीनियरिंग बनना है मुझे. इंजीनियरिंग में मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा. मुझे इंजीनियरिंग में ही इंटरेस्ट भी उसमें ही, मतलब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, उसमें ही मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था. बायोलॉजी में उतना नहीं था. ओके. तो पहले से डिसाइडेड ही था मेरा तो कि मुझे तो इंजीनियरिंग में ही जाना है. अब 12th का रिजल्ट आया, दूसरे दिन एडमिशन के लिए जाना है. अगले दिन आके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कि अरे तुझे अहमदाबाद में विजय मेडिकल कॉलेज में मेडिकल में मिल रहा है, लोगों को मिलता नहीं है, तुझे लेना नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, मेडिकल में ही जाना चाहिए. और प्रॉब्ली शायद उस टाइम पे प्रॉब्ली आई वॉज नॉट दैट मच मैच्योर, जो शायद अभी की जनरेशन शायद है. तो लोगों की बात में आ गए और डिसाइड कर लिया ठीक है चलो अच्छा मिल रहा है तो ले ही लेते. 12th के बाद वैसे मिल रहा है, एमबीबीएस में मिल रहा है, ठीक है डॉक्टर बन जाता है. हाँ. तो इस तरह से मतलब मेडिकल फील्ड में एंट्री हुई. और फिर उसके बाद देयर वाज नो रिग्रेट. आई थॉट कि इट वाज अ गुड डिसीजन. और एमबीबीएस हुआ. एमबीबीएस के बाद एक चीज़ फाइनल थी, डिसीजन था कि सर्जिकल ब्रांच में जाना है. ओके. मेडिकल ब्रांच में नहीं जाना है. अच्छा, ओके, ठीक है. वो फ्रॉम माई साइड आई वॉज वेरी क्लियर. तो एमएस किया, जनरल सर्जरी किया. जनरल सर्जरी के अंदर हमारा क्या रहता है कि 6 months के लिए एवरी मंथ वी आर गेटिंग पोस्टिंग इन डिफरेंट सुपर स्पेशलिटीज. जैसे न्यूरो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, गैस्ट्रो सर्जरी है. मतलब टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या अच्छा लग रहा है. ओके. हाँ. तो उसमें जब न्यूरो सर्जरी का रोटेशन आया, न्यूरो सर्जरी देखी, हाउ कॉम्प्लेक्स थिंग्स वर, सो समहाउ. और पहले से थोड़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में थोड़ा इंटरेस्ट तो था ही, बट वो होने के बाद, वो रोटेशन जो मेरा न्यूरो सर्जरी में आया, उसके बाद इट वाज क्वाइट क्लियर कि नहीं, मुझे न्यूरो सर्जरी में जाना है एंड आई थिंक माय फील्ड वुड बी दैट ओनली. इस तरह से डिसाइड हुआ कि ठीक है अल्टीमेटली. सो
this is how things But how do you think? Do you regret or are you Not happy at all, about not it? at all. You're happy? Absolutely. And कितना easy difficult है to play with brain, I mean. सो देखिए जैसे हम सब जानते हैं अल्टीमेटली बॉडी है हमारा, इट इज ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ बॉडी, नॉट ओनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बाकी के सिस्टम जो है अल्टीमेटली ब्रेन के ऊपर डिपेंड है, वहाँ से ही कंट्रोल होता है सारा. सो इट इज द मोस्ट इंट्रिकेट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड द मोस्ट अनफॉरगिविंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. Unforgiving. मतलब इन द सेंस कि जैसे हार्ट अटैक आया, हार्ट के ऊपर इफेक्ट हुआ, लेकिन हार्ट कंटिन्यू रहेगा, फंक्शन तो करेगा. Okay. शायद उसका फंक्शन थोड़ा कम हो जाएगा. लीवर की बात करें, लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है, लोग लीवर को डोनेट करते हैं, तो लीवर दे दिया, ठीक है, दूसरा लीवर वापस ग्रो भी हो जाएगा. किडनी है, एक किडनी के ऊपर भी लोग जी सकते हैं, किडनी को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं. लेकिन ब्रेन ऐसा है, ब्रेन में एक बार कोई भी डैमेज हुआ, कहीं पे भी कोई भी नर्व सेल्स के ऊपर इफेक्ट हुआ और वो डैमेज हो गए, वो वापस नहीं बनता है. वंस डैमेज डन इट इज परमानेंट. Okay. सो इन दैट सेंस इट इज अनफॉरगिविंग. और आपको क्या लगता है लोगों को कितना पता है ये चीज, लोग ध्यान दे रहे हैं अपने ब्रेन पे? नहीं ना. नहीं बिल्कुल नहीं. मतलब हम सोचते खास ही नहीं करके जैसे स्ट्रोक काफी मतलब सोशल मीडिया में ओवरऑल सब जगह पे अभी भी जैसे यंग लोगों में, यंग कैंडिडेट्स जो होते हैं, यंग पेशेंट्स होते हैं, उनमें स्ट्रोक काफी पाया गया है. जैसे नितिन कामत जो हमारे ज़ेरोधा के फाउंडर है, उसको रिसेंटली स्ट्रोक आया था. बहुत सारे यंग इंडिविजुअल्स हैं जो स्ट्रोक की वजह से कई लोगों की डेथ भी हुई है. स्पेशली आफ्टर कोविड ये चीज़ का इंसिडेंस शायद थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है. तो तब से सब जगह पे पीपल आर रीडिंग अबाउट स्ट्रोक, क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या होता है. बट स्टिल आई मीन दे आर नॉट अवेयर. सो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि क्या होता है, तो उसका बेसिकली एक निमोनिक है, बी फास्ट करके, ओके, टू रिमेंबर इट सिंपली कि क्या है, क्या होता है उसमें. तो बेसिकली उसमें जो सिम्टम्स होते हैं, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सडनली सिम्टम्स डेवलप होना. स्ट्रोक में केस में ओके, कि अभी 2 मिनट पहले कुछ नहीं था और अचानक से सडनली सिम्टम्स डेवलप हुए. वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि एक तो पेशेंट्स को जो है फेस के ऊपर वीकनेस होना, फेस टेढ़ा हो जाना, हाथ की वीकनेस होनी, स्पीच में डिफिकल्टी होनी, बैलेंस में प्रॉब्लम होना, सडनली विजन चला जाना, बोलने में दिक्कत होना, ये सारी चीजें, ये सारे सिम्टम्स. तो ये ऑल ऑफ अ सडन आता है सब? ऑल ऑफ अ सडन होता है. ओके, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रोक कि सडनली होता है. तो अगर किसी को भी इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं और सडनली हो रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, ऐसा मानना बिल्कुल भी अभी जरूरी नहीं है कि स्ट्रोक है मतलब वो तो ओल्ड एज में होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो एनीबडी हु एक्सपीरियंसेस सच काइंड ऑफ सिम्टम्स और खासकर सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सिचुएशन. सो इमीडिएटली जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल होती है, जहाँ पे कैथ लैब है, जहाँ पे CT MRI की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स 24/7 अवेलेबल रहते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ जहाँ पे है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल. और सारी इंटरवेंशन जहाँ पे इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग टाइम हो सकता है. तो वहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम पहुँचना बहुत ज़रूरी है. ऑन अ गिवन इंस्टेंट शायद ऐसा भी हो कि उस टाइम पे प्रॉब्लम हुआ, आप हॉस्पिटल गए, आपके इन्वेस्टिगेशन हुए, शायद उसमें कुछ नहीं आया. हो सकता है ऐसा, क्योंकि कुछ टाइप के स्ट्रोक के TIA बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स बोलते हैं. तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो सडन मान लो कि हाथ में वीकनेस हो गई, लेकिन वो रिकवर हो गई. ऐसा हो सकता है. तो वो अर्ली सिम्टम है कि वो ऊपर वाले का शुक्र मानना चाहिए कि वो आगे बढ़ा नहीं हो, परमानेंट कोई डैमेज नहीं हुआ, इसलिए वो रिकवर हो गया 1 घंटे के अंदर. लेकिन ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रोक ऑलरेडी सेट इन हो गया है ब्रेन के अंदर, वो स्टार्ट हो गया है, एवरी मिनट काउंट्स. ब्रेन के सेल्स कैसे हैं कि 8 to 10 मिनट्स के अंदर अगर ब्लड सप्लाई, वो पर्टिकुलर नर्व सेल जिसके अंदर ब्लड नहीं पहुंच रहा है, अगर वो ब्लड सप्लाई वापस चालू नहीं किया जाता है, वो परमानेंटली डेड हो जाता है. 8 to 10 मिनट्स का जो पीरियड होता है वो एरिया. हाँ, सो इस टाइप के पीरियड बेसिकली गोल्डन आवर बोलते हैं हम. ओके, तो स्ट्रोक इसीलिए होता है कि उस मतलब सप्लाई नहीं पहुंच रहा है, स्ट्रोक हाँ, होता तो दैट इज वन टाइप ऑफ स्ट्रोक. ओके, स्ट्रोक बेसिकली 2 टाइप से हो सकता है. एक स्ट्रोक है कि जिसमें जैसे हमने बात की कि ब्लड सप्लाई बंद हो गया ड्यू टू एनी रीजन, वो बेसिकली ब्लड क्लॉट, या तो ब्लड वेसल्स के अंदर फॉर्मेशन हुआ क्लॉट का और उसने ब्लॉक कर दिया ब्लड वेसल को,
या तो वो क्लॉट है और कहीं से है, जैसे हार्ट में से है, हार्ट का कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है अगर किसी को, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, वहाँ से वो क्लॉट निकल के ब्लड वेसल में ऊपर चला, ब्रेन में अंदर चला गया, तो वो ब्लॉक कर देगा ब्लड वेसल को। तो उससे क्या होता है कि जो ब्रेन के सेल्स, ब्रेन का पर्टिकुलर एरिया जो वो ब्लड वेसल से सप्लाई होता है, उसके अंदर ब्लड ले जाएगा नहीं। सो दैट इज कॉल्ड इश्केमिक स्ट्रोक। वो एक टाइप का स्ट्रोक है जिसमें ब्लड सप्लाई बंद हो गया है। दूसरी टाइप का स्ट्रोक जो होता है उसमें क्या रहता है कि जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाती है। ब्लड वेसल रप्चर होने की वजह से उसमें से ब्लड बाहर आ जाता है, तो हेमरेज, जो जिसको हम हेमरेज बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, सो उसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोला जाता है। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स। तो उसमें अपेरेंटली ज्यादा ब्रेन का एरिया नो नॉट नेसेसरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ब्लड वेसल है, कोई बड़ी ब्लड वेसल अगर ब्लॉक हो गई है तो वो ज्यादा ब्रेन के बड़े एरिया को सप्लाई करती होगी। अगर छोटी ब्लड वेसल ब्लॉक हुई है तो ब्रेन के छोटे एरिया को सप्लाई करती होगी। तो बेसिकली वो इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, जो ब्लॉकेज है, वो कहाँ पे हो रहा है उसके ऊपर सारा डिपेंडेंट है कि कितना एरिया ब्रेन का इन्वॉल्व होगा। और हेमरेज में भी बेसिकली ऐसा ही है कि हेमरेज कौन सी ब्लड वेसल रप्चर हुई है, कितनी बड़ी वेसल रप्चर हुई है, अच्छा, कहाँ पे हेमरेज हुआ है, उसके ऊपर सारे सिम्टम्स और डिसेबिलिटीज या तो परमानेंट डैमेज जो होता है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। हाँ, मतलब पर ये क्योंकि ये तो ऑल ऑफ अ सडन ही होता होगा, इसलिए ब्रेन को पता ही नहीं होता होगा, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं। ओके, बट लेकिन कई बार ये जो हेमरेजिक स्ट्रोक की बात कर रहे हैं हम, उसमें फॉर एग्जांपल हेमरेजिक स्ट्रोक के भी अलग अलग कारण होते हैं। सबसे कॉमन मानिए तो ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ने की वजह से वो वेसल फट गई। लेकिन कई बार एन्यूरिज्म नाम की प्रॉब्लम होती है। एन्यूरिज्म क्या है कि बेसिकली जो ब्लड वेसल है, खून की नस है, उसके अंदर बलून जैसा डेवलप होता है। उसकी वॉल में से, उसकी वॉल इरेगुलर हो जाती है, उसमें से एक आउट पाउचिंग जैसा बलून जैसा ब्रेन की ब्लड वेसल में, ओके, उसको एन्यूरिज्म बोला जाता है। तो जैसे हम बलून है, उसमें हवा भर रहे हैं, अल्टीमेटली फट जाएगा। तो सिमिलरली ये होता है कि वो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो शुरुआत होती है, तो धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ती जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो फट जाता है। और ये भी होता सप्लाई की वजह सडनली है। लेकिन वो एन्यूरिज्म वाले केसेस के अंदर, कुछ पेशेंट्स के अंदर वो अर्लियर फेज में कई बार ऐसे साइंस देते हैं, सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक, सडनली हेडेक स्टार्ट हो जाना, लेकिन वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकवर हो जाता है, या तो मेडिसिन लिए और रिकवर हो गया, ऐसे सिम्टम्स दिखाता है कई बार। लेकिन हेडेक की अगर बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड एंटिटी मान सकते हैं। 10 में से 9 लोग, सबको है, 10 में से 9 लोगों को हेडेक होगा। तो बेसिकली वो हेडेक जो खास करके एक्यूट ऑनसेट वाला हेडेक, सडन ऑनसेट वाला हेडेक, उसको लोग इग्नोर करते हैं, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स वो मिस हो जाते हैं। पर सडन ऑनसेट आप कैसे बोल रहे हो, कोई पर्टिकुलर? क्योंकि हेडेक भी कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड, कभी तो हेडेक के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, some thousands and lakhs of अभी अगर इसी की बात करें, जो आपने एन्यूरिज्म की बात करी, उसमें कौन सा हेडेक आप उसमें सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक, एज इन एनी पर्टिकुलर एरिया? इन पेशेंट्स वर्ड्स वो कैसा होगा कि मुझे ऐसा हेडेक कभी भी नहीं हुआ है मेरी जिंदगी में, इट इज द वर्स्ट हेडेक ऑफ समवन्स लाइफ। उस टाइप का हेडेक और सडनली होना, और कई बार उसके साथ एसोसिएटेड नेक का भी पेन होता है, नेक स्टिफ हो जाती है। सो दैट माइट सजेस्ट कि ये चीज हो सकती है। क्या कराना चाहिए, कौन सा टेस्ट कराना चाहिए उसके लिए? टेस्ट तो बात की बात आती है। सबसे पहला काम डॉक्टर को, आपके डॉक्टर न्यूरोसर्जन है, उनको मिलना चाहिए, और न्यूरोसर्जन विल इवैल्यूएट एंड ही विल डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। आइडियल केस में देखा जाए, इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, तो वो इमरजेंसी वाले केस में, अर्जेंट केस में पहले सीटी स्कैन ही किया जाता है। और सीटी स्कैन में हेमरेज जो है वो तो इमीडिएटली पकड़ ही सकते हैं हम मोस्ट ऑफ द केसेस में। ओके बट ये जो हेडेक्स और आपने बात करी है, क्योंकि आई थिंक दिस इज, जो भी देख रहा होगा ना वो रिलेट कर जाएगा। आई कुड रिलेट, आपने जैसे ही बोला तो मुझे भी कभी कभी होता है कि मेरे राइट साइड में, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि स्पेसिफिक कौन सा एरिया क्या, तो होता ही है। लॉट ऑफ पीपल जिन्हें माइग्रेन का तो आजकल इतना कॉमन हो गया कि हो ही रहा है। तो हाउ डज दैट वर्क? मतलब कब चेक कराना चाहिए, कब इसको माइल्ड समझना चाहिए? दैट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग टू थिंक ऑफ। सो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इंटेंसिटी की बात फर्स्ट ऑफ ऑल हेडेक अगर हम स्टार्ट करें, आप पहले वो बता सकते हैं कि हेडेक क्यों होता है, क्या हो रहा है दिमाग में, सर में, कि हेडेक हो रहा है? वही है कि काफी सारे हेडेक्स हैं। जैसे कि माइग्रेन की बात करें तो उसमें ओवरऑल देखा जाए, आप स्कैन कराओगे ब्रेन का, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तो हेडेक किसकी वजह से हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि अगर कोई ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, या तो कोई एबनॉर्मलिटी की वजह से हेडेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके। तो हेडेक में ऐसा है कि
इवन नॉर्मल पर्सन, जैसे हमारी बात हुई पहले 10% लोगों को हेडेक है, तो सबका हेडेक इज नॉट एबनॉर्मल. सो एंड नॉट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ब्रेन आल्सो, माइट नॉट बी रिलेटेड टू ब्रेन आल्सो. ठीक है. तो हेडेक जो कि क्रॉनिक बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा है, उस टाइप के हेडेक के अंदर डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. ओके. दूसरा, जैसे मैंने हमारी ऑलरेडी बात हुई, सडन ऑनसेट और सीवियर हेडेक, और वो हेडेक के साथ अगर हम रेड फ्लैग साइंस की बात करके उसके साथ एसोसिएटेड और कोई सिम्टम्स होते हैं, तब तो खास करके इमीडिएटली जाना चाहिए डॉक्टर के पास. वो है वॉमिटिंग होना, विजन में प्रॉब्लम होना, अनकॉन्शियस हो जाना, या तो फिट्स आना, ओके, जो मिर्गी बोलते हैं. तो ये चीज़ अगर इस टाइप के सिम्टम्स हेडेक के साथ एसोसिएटेड है तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए. ओके. तीसरा, हेडेक का टाइप अगर हम बात करें, या तो उसका जो हेडेक होने का जो टाइम है, पर्टिकुलर टाइम पे हेडेक होना है. खास करके जो हेडेक अर्ली मॉर्निंग होता है, सुबह के टाइम पे, जिसकी वजह से कोई इंडिविजुअल अर्ली मॉर्निंग नींद में से जाग गया हेडेक की वजह से, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे, या तो सुबह में उठते वक्त जब उठता है कोई आदमी, तो उसको मॉर्निंग में हेडेक होता है. तो अर्ली मॉर्निंग हेडेक जो होता है वो भी एक रेड फ्लैग बोला जा सकता है कि उस केसेस में भी डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए. ओके. 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 आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि आपने जैसे बोला ना कि इट इज अनफॉरगिविंग, ब्रेन, और उसके बाद लोग ध्यान भी, बिकॉज इट हैज बिकम सो ऑब्वियस एंड सो नॉर्मल. हर दूसरे इंसान का हर दूसरे दिन सर दुख रहा होता है, सो दे आर लाइक डोलो ले लो, दे आर लाइक मेडिसिन ले लो. दैट्स लाइक दैट हैज बिकम अ थिंग. तो कब उसको सीरियस लेना है, इट्स वेरी यू नो नीड टू बी टेकन सीरियसली. तो मैं अगर थोड़ा आई गो बैक अगेन, जैसे आपने बताया कि ये ब्रेन स्ट्रोक की आपने बात करी कि अब इसका कोई एज नहीं बचा है. सो हाउ वाज इट पहले? वाज इट लाइक कि पहले ये बड़े लोगों को ही होता था, एंड हाउ व्हाई इट हैज इंक्रीज्ड? व्हाट डू यू थिंक? सो ऐसा तो नहीं है कि यंग इंडिविजुअल्स में नहीं होता था, ऐसा नहीं है. बट रीज़न ये है कि ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, शायद एक तो स्ट्रोक को डिटेक्ट करना, उसका डायग्नोसिस जितना पहले पॉसिबल उतना इजीली नहीं हो पाता था, वो ज़्यादा इजीली हो रहा है अभी. दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस. और दूसरा, ओवरऑल देखा जाए तो एटलीस्ट रिसेंटली लास्ट 5-10 ईयर्स ओवरऑल इंसिडेंस यंग इंडिविजुअल्स में भी तो बढ़ तो गया ही है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे पहले लोग मानते थे, वो हमारा मानना था कि ओल्ड एज में ही होता है स्ट्रोक. मगर पहले भी होता था, बट शायद वो इंसिडेंस अभी पहले की कंपैरिजन में बढ़ गया है. तो कहना है मतलब जितना आपने जैसे बताया, अगर मैं उससे सेंस बना रही हूँ, तो क्योंकि आपने जैसे बोला कि हार्ट पे अगर हमारा क्लॉट आया, एंड क्लॉट का जैसे रीजंस अब बढ़ गए बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग, तो that leads to heart and that ultimately leads to brain. That can be one big reason. की वजह से हार्ट में क्लॉट नहीं होता है. Okay. It might be related to condition directly related to heart. जैसे किसी को पहले पुराना हार्ट अटैक आया हुआ है, किसी को वाल्व का, हार्ट के वाल्व्स का प्रॉब्लम है, तो किसी को इन्फेक्शन हुआ है, और जिसका इन्फेक्शन के जो सेल्स होते हैं, इन्फेक्शंस के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो उसकी वजह से हार्ट में कॉन्क्रीशंस बन जाते हैं, कई बार वेजिटेशंस बन जाते हैं. तो वो सारे रीजंस होते हैं रिलेटेड टू हार्ट. या तो हार्ट की रिदम का प्रॉब्लम है किसी को, एरिथमियास जिसको हम बोलते हैं. सो ये सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हार्ट के अंदर क्लॉट बनने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती है. नॉट कि स्ट्रेस रिलेटेड. स्ट्रेस इज नॉट द मेजर रीजन. ओके. एंड गोइंग बैक अगेन, व्हेन यू सेड कि आपको सर्जन बनना था, मेडिकल में नहीं जाना था, व्हाट्स द डिफरेंस? एक बार ब्रीफ में अगर आप बताओगे. हाँ, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली फील्ड ऑफ न्यूरोसाइंसेस की हम बात करें. ठीक है. सो द फील्ड ऑफ न्यूरोसाइंसेस आर मेनली, आई मीन इट मेनली इंक्लूड्स न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन. ठीक है. सो जैसे हमारी बात हुई मेडिकल ब्रांच और सर्जिकल ब्रांच, वही मेन डिफरेंस है. न्यूरोसर्जन है, इट इज रिलेटेड टू सर्जरी, जैसे नाम बताता है. तो न्यूरोसर्जन का काम ये है कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या तो पेरिफेरल नर्व्स, हमारी मानी कि हमारा नर्वस सिस्टम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जिसको सर्जरी करके ठीक करना पड़े, जिसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, तब रोल आता है न्यूरोसर्जन का. ठीक है. क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट लोगों को पता ही नहीं है. लोगों को पता ही नहीं होता है कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है कि न्यूरोसर्जन के पास जाना है. मेक सेंस. तो जिसमें सर्जरी की ज़रूरत है तो उसमें न्यूरोसर्जन का रोल आएगा. न्यूरोलॉजिस्ट मतलब वो मेडिकल ब्रांच है. न्यूरोलॉजिस्ट का रोल ये रहता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ब्रेन
के रिलेटेड प्रॉब्लम से मान लीजिए, तो उसका डायग्नोस करना कि वो क्यों हो रहा है और उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करना, यानी कि दवाइयाँ देना, या तो कई बार इंजेक्शंस हैं, मेडिसिन हैं, वो देना। बट अगर सर्जरी करने की बात आई उस टाइप की सिचुएशन में भी, तो अल्टीमेटली वो पेशेंट को जाना पड़ेगा न्यूरोसर्जन के पास। पर पहले वो पेशेंट कंफ्यूज नहीं हो जाएगा सर्जन? तो वही है कि सबसे पहला मतलब ये कंफ्यूजन यही रहता है कि कई बार हमें पता नहीं रहता है कि किस में सर्जरी की जरूरत है, किस में नहीं है। Exactly. और एज अ फील्ड ऑफ न्यूरोसाइंसेस, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी दोनों में बहुत ज़्यादा ओवरलैप है। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स एक दूसरे की स्पेशलिटी काफ़ी हद तक जानते हैं। हाँ जी। और काफ़ी हद तक मैनेज भी कर पाते हैं। तो एज सिंपल एज दैट कि जब इनिशियल डायग्नोसिस की अगर बात आती है कि हमें पता नहीं है, तो उस टाइप की सिचुएशन में देखा जाए तो एक्चुअली अगर रोल रहता है तो दोनों का रोल रहता है। इसीलिए आप कई जगह पे, कई हॉस्पिटल्स में आप देखोगे न्यूरो साइंसेज का डिपार्टमेंट होता है। इट इज़ अ टीम वर्क बेसिकली। सो कई बार पेशेंट के लिए भी डिफिकल्ट है, और इनिशियल विजिट जब पेशेंट की होती है तब न्यूरोसर्जन या तो न्यूरोफिजिशियन के लिए भी वो उतना इजी नहीं रहता है कि अंटिल अनलेस डायग्नोसिस हो जाए उसके बाद फाइनल ट्रीटमेंट का प्लान डिसाइड होता है, तब तक इट माइट नॉट बी क्लियर कि इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इसमें कौन सी मेडिसिन जाएगी, प्रॉब्लम क्या है। तो बहुत ज़्यादा ओवरलैप है। तो ऐसे सिचुएशन में बेस्ट थिंग पॉसिबल इज टू गो टू अ प्लेस वेयर बोथ न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन्स आर प्रेजेंट। हाँ, और दिखाओ तो एटलीस्ट हाथों हाथ रेफर तो हो सकता है। हाँ, अगर न्यूरोसर्जन फील्स कि भाई इसमें न्यूरोलॉजिस्ट का भी ओपिनियन जरूरी है, या तो वाइस वर्सा है, न्यूरोलॉजिस्ट को लगता है कि न्यूरोसर्जन का ओपिनियन जरूरी है, तो एज अ टीम वर्क जहाँ पे भी काम होता है, दैट इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू शुड गो। दैट विल बी Of course, makes sense. तो और अगर ब्रेन की बात करूँ, that's our main topic today. Yeah. तो first of all मैं ब्रेन कैसा दिखता है कैसा होता है? Pictures में तो सब लोग, I think everybody has seen, yeah. So दिखता तो वैसा ही है, but the way it is not as firm as you might think of. It is a soft tissue basically. Soft tissue. Soft रहता है, और it is exactly the same as people or you might have seen in pictures. But isn't that scary because it's so soft and you're doing surgery for that? So that is what is our job basically, and that is what we are trained to do. But उसमें कभी ऐसा होता है like I'm just very curious कि कुछ मिसहैप का आपके पास गुंजाइश नहीं होनी चाहिए because like you said it's an unforgiving thing. देखिए, जैसे हमारी बात हुई कि brain is the most unforgiving organ of the body, so you have to be very precise whenever you are doing a surgery. और mishaps की अगर बात करें तो there is no surgery in world from head to toe. Any surgery you take, even the smallest to biggest surgery, कोई भी सर्जरी ऐसी तो है ही नहीं कि जिसमें रिस्क ना हो. So similarly risks are there in neurosurgery also, but at least हम बात करें न्यूरोसर्जरी एज अ फील्ड की, लास्ट 15-20 years में इतना डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, सर्जिकल स्किल्स भी उतनी अच्छी इम्प्रूव हुई है सर्जन्स की. वी हैव गॉट सो मेनी गैजेट्स. तो जो माइक्रो न्यूरोसर्जरी बोलते हैं हम, तो वो फील्ड जो है न्यूरोसर्जरी का काफ़ी एडवांस्ड हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 15-20 years. सो द सिनेरियो विच वाज देयर 20 years बैक, इट इज़ नॉट द सेम नाउ. सो आई मीन we are able to achieve same amount of good results in any other surgery. Any particular technology that you can talk about that you think has so बहुत सारी technology, I mean it can be the whole discussion, topic of discussion, but बहुत सारी चीज़ें. सबसे बेसिक चीज़ की बात करें तो माइक्रोस्कोप, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप की हम बात करें तो आज से 20-25 साल पहले लोग बिना माइक्रोस्कोप के सर्जरी करते थे. या तो आई के ऊपर, मतलब स्पेक्टिकल्स के ऊपर लूप्स पहन के सर्जरी होती थी, तो दैट वाज नॉट दैट ग्रेट. बट नाउ अभी ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप इतने एडवांस आ गए, इतना ज़्यादा हाई मैग्निफिकेशन वाले आ गए हैं, इतने अच्छे रिजोल्यूशन वाले आ गए, 3D माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं. माइक्रोस्कोप के साथ बाकी जैसे हम ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं, वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें इंटीग्रेट हो सकती है उसके अंदर. उसके अलावा बाकी के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो न्यूरो नेविगेशन नाम की चीज़ है. जैसे हम हमारे मोबाइल में, कार्स में नेविगेशन यूज़ करते हैं टू रीच टू फ्रॉम वन प्लेस टू अदर.
तो सिमिलरली ब्रेन के अंदर नेविगेशन टेक्नोलॉजी है. सो इफ यू आर टेंडिंग टू ऑपरेट इन डेप्थ ऑफ ब्रेन, एक डीप में काम करना है या तो ब्रेन की सरफेस के ऊपर भी काम करना है, तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से फ्रॉम आउटसाइड ओनली बाय पुटिंग अ प्रोब, पेंसिल जैसा प्रोब होता है, उसको हेड के ऊपर आपने यहाँ पर रखा तो वहाँ पे वो दिखा देगा कि अंडर द स्किन इफ यू ओपन हियर व्हाट विल बी लाइंग अंडर द स्किन, डेप्थ क्या होगा वहाँ पे. ओके ओके. और अगर डेप्थ में भी जाना है तो एट दिस एंगल, इतने एंगल पे आप यहाँ से अंदर जाओगे तो देन इतनी डेप्थ के ऊपर आप यहाँ पे पहुँचोगे. सो एक्यूरेसी जो है सर्जरी की उसकी वजह से बढ़ जाती है. उसके अलावा न्यूरोमोड, जिसमें जैसे फंक्शनल न्यूरो सर्जरी है, आई एम स्पेशलिस्ट इन फंक्शनल न्यूरो सर्जरी, तो फंक्शनल न्यूरो सर्जरी भी एक पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड सब स्पेशलिटी है न्यूरो सर्जरी की. ये सब स्पेशलिटी न्यूरो सर्जरी की वर्ल्ड के अंदर अगर बात करो तो हार्डली 20-25 साल से ही चालू हुआ है. और अगर बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स ही ऐसे हैं कि जब वो पीक पे पहुंचा है. बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. Okay, but how do you, like you mentioned, you take the probe inside. There is a whole skull. There is everything. How do you? Okay, I want to ask in a very simple terms. जैसे आप समझा रहे हो कि जब आप एक ब्रेन सर्जरी के लिए जाते हो, तो how do you get to the brain through all this? So obviously, what do you do? आप देखेंगे तो बेसिकली ब्रेन के ऊपर हमारा स्कल है, बोन है. इट इज कवर्ड विद बोन फ्रॉम ऑल अराउंड. सो यू हैव टू ओपन द स्कल. अभी जैसे मैंने बात की आज से 20 साल पहले या तो 25 साल पहले सर्जरीज होती थी, तो सर्जन्स यूज्ड टू ओपन अ बिग पार्ट ऑफ स्कल, पूरा कट करके ओपन करते थे, बड़ा वाला. बट अभी ये टेक्नोलॉजीज, अच्छे स्कैन्स, MRI स्कैन्स इतने इंप्रूव हो गए हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई है, इतनी अच्छी इमेजिंग टेक्निक्स आ गई है, तो उससे यू कैन प्रिसाइजली डीलिनिएट के भाई मुझे अगर सर्जरी यहाँ पे करनी है तो आई नीड टू ओपन दिस मच ओनली, इतना बड़ा ओपन करने की अभी जरूरत नहीं है. ओके. तो अभी पहले ऐसा नहीं रहा कि पूरा स्कल. देयर आर इंडिकेशंस, जैसे स्ट्रोक की हमने बात की, तो काफ़ी कुछ टाइप के स्ट्रोक जिसमें इमरजेंसी सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है, तो उसमें कई बार वो बड़ा स्कल निकालना ही पड़ता है, पर उसका इंडिकेशन अलग रहता है. वो बेसिकली प्रेशर रिलीज करने के लिए ब्रेन के अंदर का, स्ट्रोक में जो स्ट्रोक की वजह से अंदर प्रेशर बिल्ड हुआ है वो रिलीज करने के लिए. तो दैट इज द रीजन कि आपको बड़ा ओपन करना पड़ेगा, तभी वो प्रेशर रिलीज होगा. बट बाकी की जो प्लांट प्रोसीजर्स है, प्लांट सर्जरीज है, इट में भी ट्यूमर है या तो फंक्शनल न्यूरो सर्जरी की बात करें, एपिलेप्सी सर्जरी की बात करें, कोई भी अदर सर्जरी की बात करें ब्रेन के रिलेटेड, तो उसमें वो पूरा ओपन करने की अभी मोस्ट ऑफ द केसेस में जरूरत नहीं पड़ती है. और इवन काफ़ी सारी सर्जरीज ऐसी है जिसमें जस्ट होल करके एक छोटा सा होल बना के सर्जरी की जाती है. और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सर्जरीज हैं, एक्सेसिबल लोकेशन है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, उसकी सर्जरीज है, तो वो तो एंडोस्कोपिकली भी नाक में से जाके करते हैं, तो बाहर से कोई उसका इंसिजन भी नहीं दिखता है, कोई चीरा भी नहीं आता है. ओके. That is how there are many ways we are able to do surgery with minimally invasive techniques. With minimal also. Okay. But आपने जैसे अभी functional neurosurgery की बात की, I read about you of course and you are Gujarat's only functional neurosurgeon, right? तो tell us, मैं थोड़ा उसमें डिटेल में जानना चाहती हूँ. Functional neurosurgery, first of all आप एक बार थोड़ा डिफाइन कर पाओगे क्या होता है and what's your role basically? Yeah. So जैसा नाम है फंक्शनल न्यूरोसर्जरी, सो उसका जो क्रक्स है वो उसके नाम के अंदर ही है. सो जैसे हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, यानी कि ट्यूमर्स और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स, जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, जो भी ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड के रिलेटेड रोग हैं जिसमें ब्रेन का फंक्शन एबनॉर्मल है, ना कि स्ट्रक्चर. जैसे ब्रेन ट्यूमर है तो वो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है, एबनॉर्मल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी. और अगर हम बात करें पार्किंसंस की, कंपन की, ट्रेमर्स की बात करें, डिस्टोनिया की बात करें, स्पास्टिसिटी की बात करें, तो इन सब के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ब्रेन के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी दिखे. अगर हम स्कैन करेंगे तो कोई एबनॉर्मलिटी दिखे या तो ना भी दिखे, तो उसमें बेसिकली होता यह है कि जो ब्रेन का फंक्शन है वो एबनॉर्मल है, ना कि ब्रेन का स्ट्रक्चर. ठीक है. तो जो ब्रेन का फंक्शन है, जैसे हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, हमारा ब्रेन इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, और अल्टीमेटली जो ब्रेन में से नर्व्स निकलती है और सिग्नल्स पहुंचते हैं हाथ पैर में, जो भी फंक्शन हम कर रहे हैं, हैंड की मूवमेंट, लेग की मूवमेंट, हम बोल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो कंट्रोल होती है वो नर्व्स के थ्रू होती है. ठीक है. और वो सिग्नल कैसे पहुंचते हैं ब्रेन के थ्रू, वो मसल्स तक वो पहुंचते हैं नर्व्स के थ्रू, लेकिन वो दे आर लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ओके. सो आवर ब्रेन, आवर बॉडी इज लाइक
एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ओनली. सो ब्रेन का फंक्शन एबनॉर्मल होना मतलब वो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल सर्किटरी में प्रॉब्लम है. वो उसके सर्किट जो है वो नॉर्मल काम नहीं कर रही है. ठीक है. तो उसमें ये होता है कि ये जो टेक्निक्स है, ये जो सब स्पेशलिटी है फंक्शनल न्यूरोसर्जरी, उसमें अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा उसको यूज करके वो ब्रेन की जो फंक्शनलिटी जो है, ब्रेन की सर्किट जो है जो नॉर्मल काम नहीं कर रही है, उसको हम नॉर्मल काम करने के लिए वो चेंज ऐसा लाते हैं कि ताकि वो नॉर्मल काम कर सके. समझ गए. ठीक है. सो दैट इज व्हाट. तो उसमें अलग अलग टेक्निक्स है फंक्शनल न्यूरोसर्जरी में भी. एक है न्यूरो मॉड्यूलेशन. ठीक है. सो उसमें हम वो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल करंट के माध्यम से, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को यूज करके, या तो फिर मेडिसिन को यूज करके. वो जो हम शॉक थेरेपी वगैरह देखते हैं वो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ न्यूरो मॉड्यूलेशन. ओके. दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ न्यूरो मॉड्यूलेशन. सो एक है न्यूरो मॉड्यूलेशन. ये मैं बात करूँ फंक्शनल न्यूरोसर्जरी के 3 पार्ट की. ठीक है. उसमें से एक है न्यूरो मॉड्यूलेशन, दूसरा है न्यूरो एब्लेशन. ओके. सो उसमें भी फंक्शन नॉर्मली किया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है ब्रेन के पर्टिकुलर बहुत ही टाइनी एरिया, 3-4-5 मिलीमीटर का स्मॉल एरिया है जो टारगेट होता है, उसको परमानेंटली डीएक्टिवेट किया जाता है. अच्छा. वो अलग फाइंड आउट कर लेते हो कौन सा एरिया है. हाँ, वो बहुत प्रिसाइज सर्जरीज होती है, सब मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ ये सारी चीज़ें की जाती है. तो मेन डिफरेंस न्यूरो मॉड्यूलेशन और न्यूरो एब्लेशन का ये है कि न्यूरो मॉड्यूलेशन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है या तो मेडिसिन डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचा के ट्रीटमेंट की जाती है. तो उसके अंदर नर्वस सिस्टम को डैमेज नहीं किया जाता है. ठीक है. दैट इज द मेन डिफरेंस. ठीक है. वही चीज़ न्यूरो एब्लेशन के अंदर बहुत ही छोटा एरिया है, लेकिन उसको परमानेंटली डैमेज करके वो परमानेंटली डीएक्टिवेट किया जाता है. ओके. ओके. लेकिन उसका बेनिफिट ये मिलता है कि जो एबनॉर्मल एक्टिविटी जहाँ से आ रही है ब्रेन के एरिया की, उसको हम डीएक्टिवेट कर रहे हैं ताकि वो ओवरऑल ब्रेन की एक्टिविटी नॉर्मल हो जाए. गॉट इट. और तीसरा होता है न्यूरो ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है. जिसके अंदर ये जीन थेरेपी है या तो स्टेम सेल थेरेपी है. वो सारी चीज़ें उसके अंदर आती है, लेकिन वो अभी भी बोला जाएगा कि डेवलपमेंटल फेज में है, इन्वेस्टिगेशनल फेज में. आई मीन एट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उतना अभी उसका डेफिनेटिव रोल कॉमनली अभी तो नहीं है एटलीस्ट. बिकॉज ये मैंने पढ़ा था, जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो नर्व सेल्स होते हैं हमारे, तो इज इट समथिंग लाइक कि जो व्हेन वी वर बॉर्न, तो जितने नर्व सेल्स के साथ वी वर बॉर्न, इट विल रिमेन लाइक दैट टिल वी डाई, राइट? यस यस. सो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अगर ब्रेन की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली एवरेज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स तक 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं. 100 बिलियन मतलब आप गिन लीजिए, मुझे नहीं पता है कितना है. तो 100 के ऊपर बिलियन मतलब 9 और 0 लगाने हैं हमें. तो इतने न्यूरॉन्स होते हैं. सो दिस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रिमेन द सेम सिंस द टाइम ऑफ बर्थ टिल डेथ. ओके. वो नंबर्स बढ़ने वाले नहीं है. लेकिन ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स का अगर हम बात करें, जैसे डेवलपमेंट होता है बच्चे का, तो नई नई चीज़ें हम सीखते हैं, वो कैसे होता है? तो वो जो होता है वो नर्व्स के बीच में जो कनेक्शंस बनते हैं उसकी वजह से होता है. तो वो जो कनेक्शंस हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ नर्व सेल्स हैं ब्रेन के अंदर, उसके कंपेरिजन में 1000 टाइम्स ज़्यादा कनेक्शंस हैं. ओके. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ नई नई चीज़ें हम सीखते हैं, हम बोल पाते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं. वो सारी चीज़ें जो नई नई चीज़ें हम लर्न करते हैं, लैंग्वेज नई नई सीखते हैं, जो भी नई चीज़ हम सीखते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कनेक्शंस की वजह से, ना कि सिंगल नर्व की वजह से. ओके. तो वही है कि जो नंबर ऑफ नर्व्स हैं वो उतने ही रहते हैं, और एक बार अगर वो नर्व्स डैमेज हो गई तो वो परमानेंट डैमेज है, वो वापस रीजनरेट होने वाले नहीं है. और हमने स्ट्रोक की पहले बात की, तो स्ट्रोक में ऐसा कहा जाता है कि हर मिनट में, एवरी मिनट 20 लाख न्यूरॉन्स, 2 मिलियन न्यूरॉन्स हर मिनट में डैमेज होते हैं. डैमेजिंग. और क्या होता है, डैमेज हो रहे हैं तो फिर उनका बॉडी जो कनेक्शंस बने थे, वो नर्व सेल्स की जो भी कनेक्शंस हैं, उसके जो फंक्शंस हैं, अगर वो नर्व सेल जो भी नर्व सेल डैमेज हुए हैं, उनका जो भी फंक्शन है, डेफिनेटली वो फंक्शन इम्पेयर्ड होगा, या तो कंप्लीटली चला जाएगा या तो इम्पेयर्ड होगा, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज. तो पोस्ट क्या होता है स्ट्रोक का? मैं एज इन व्हाट हैपेंस इफ अ स्ट्रोक हैपेंड, इट वाज क्योर्ड, बट जो टाइम का डैमेज हुआ तो उसमें क्या हुआ? सो स्ट्रोक में बेसिकली क्योर्ड टर्मिनोलॉजी थोड़ा ट्रिकी है.
अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो स्ट्रोक में सबसे पहली चीज़ एक बार जो परमानेंट डैमेज हो चुका है वो हो चुका है, उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे हम। तो मेन जो ट्रीटमेंट का जो हमारा मोटिव है ट्रीटमेंट का स्ट्रोक की, उसका बेसिकली ये है कि जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है वो भले हो चुका है लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। दैट इज़ द प्राइमरी हमारा एम रहता है स्ट्रोक की ट्रीटमेंट के अंदर। और दूसरा ये है कि जो डैमेज है वो डैमेज बेसिकली स्ट्रोक के अंदर दो टाइप के होते हैं। एक तो कोर टिश्यू, जो सेंट्रल टिश्यू जो डैमेज हुई है वो परमानेंट डैमेज हो चुकी है, और उसके सराउंडिंग टिश्यू जो है जो डैमेज हुई है लेकिन वो परमानेंट डैमेज, वो अभी जो परमानेंट डैमेज हो जाता है वो लेवल तक नहीं पहुंचा है, तो उसको हम रिकवर कर सकें। ओके, सो दैट इज व्हाट इज द एम ऑफ स्ट्रोक सर्जरी। तो जो परमानेंट नहीं हुआ है उसको परमानेंट होने से बचाना है और उसको रिकवर करना है, और जो डैमेज हो चुका है वो तो हो चुका है लेकिन नया डैमेज जो है वो डैमेज आगे बढ़ना नहीं चाहिए। गॉट इट। ये दो मेन एम रहते हैं एनी स्ट्रोक ट्रीटमेंट। हाँ, आप इतने ब्यूटीफुली समझा रहे हो ना कि मतलब ऐसे मेरे को लिटरली पूरा इमेजिन हो रहा है, मतलब आई कैन पिक्चराइज, जैसे आपने बोला ना कि न्यूरॉन्स के कनेक्शन बनते हैं, मतलब आई कैन एक्चुअली इमेजिन। सो मैं इसमें बट आपसे पूछूंगी कि ये जो आपने फंक्शनल न्यूरोसर्जरी की बात की, बट क्यों है ऐसा कि लोग नहीं है, और मतलब व्हाई आर नॉट मोर पीपल, जैसे हम गुजरात की बात करें तो दे आर नॉट देयर। सो फर्स्ट थिंग इज कि एक तो ये ब्रांच इटसेल्फ इज न्यू ओवरऑल देखा जाए तो, और दूसरी बात कि इंडिया में आज से 10-15 साल पहले तक ऐसे कोई सेंटर्स नहीं थे कि जहाँ पे ये चीज़ उतना फ्रिक्वेंटली की जाती हो। तो एक तो ट्रेनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग, और रादर देन लैक ऑफ ट्रेनिंग बेसिकली रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पे इसकी ट्रेनिंग इंडिया में की जा सके। अब मैं बात कर रहा हूँ 5-10 साल पहले की। अभी बहुत सारे सेंटर्स हो गए हैं जहाँ पे ये चीज़ हो रही है। अच्छा। जब मैं पढ़ रहा था, न्यूरोसर्जरी में कर रहा था, और रादर अभी भी ये चीज़ सही है कि हम न्यूरोसर्जरी पढ़ते हैं, न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग लेते हैं, रेजिडेंसी होती है हमारी। तो जो इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे भी ट्रेनिंग चलती है उसमें से हार्डली 1 और 2% इंस्टीट्यूट्स ऐसी होगी जहाँ पे ये चीज़ होती होगी। ऐसा क्यों? दैट इज़ द ओनली रीज़न कि एक तो वहाँ की जो न्यूरोसर्जन्स की टीम है, वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग न्यूरोसर्जन्स हैं उनका एक्सपीरियंस ना होना, दूसरा वहाँ पे जो सेटअप रिक्वायर्ड है वो सेटअप ना होना, तो काफ़ी सारे मैटर्स, काफ़ी सारे चीज़ें उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं कि ये चीज़ नहीं होती है। बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने ऐसे इंस्टीट्यूट्स, निमांस मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, विच इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और देर आर वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया विच आर गिवन द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। सो ओवरऑल अगर आप इंडिया में इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें तो हार्डली आई कैन काउंट कि हार्डली 6 इंस्टीट्यूट्स ऐसी होगी या 7 इंस्टीट्यूट, प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें तो जहाँ पे ये चीज़ होती होगी। अभी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की बात बात कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उतनी ज़्यादा नहीं है, बट नाउ फॉर्चुनेटली आई मीन इन लास्ट फ्यू ईयर्स, लास्ट 4-5 years or so especially, this thing has started developing. Young neurosurgeons have been getting interested to do this subspecialty. They are training in this subspecialty, और काफी अच्छे से अभी डेवलप हो रहा है। गुजरात एंड अहमदाबाद इज लकी टू एटलीस्ट हैव यू। बट मैं अगर जैसे आपने बात करी फंक्शनल न्यूरोसर्जरी में, पार्किंसंस की बात करी, डिस्टोनिया की बात करी, तो ये आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेमर्स, ये दिखना, ये सब बहुत कॉमन है। तो जो आपने कि लोगों को जरूरत है, इन शॉर्ट आपकी, मैं तो इसमें अगर मैं थोड़ा डीप डाइव करूं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को पर्सनली भी देखा है जिनके ट्रेमर्स हैं, बट उन्होंने दिखा दिया एक अपने लोकली कोई छोटे शहर में लोकली डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट, अभी आप थक गए होंगे, स्ट्रेस होगा एंड ऑल ऑफ दैट, ये चीज।
तो मैं थोड़ा इसलिए डिटेल में जाना चाहती हूँ जिससे लोगों को पता चले क्या है, क्यों होता है, और अगर है तो कहाँ जाना चाहिए। Right. तो मैं एक एक से स्टार्ट करूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पार्किंसन इटसेल्फ। Okay. पार्किंसन क्या होता है और क्यों होता है? सो ये सारी चीज़ें की हमने जो बात की, पार्किंसंस, डिस्टोनिया, ट्रेमस, दे ऑल आर इन द डिजीज ऑफ वन कैटेगरी। एक कैटेगरी उसको बोला जाता है मूवमेंट डिसऑर्डर्स। ठीक है, यानी कि मोबिलिटी की एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, उसको मूवमेंट डिसऑर्डर्स बोला जाता है। तो पार्किंसन, जैसे हमारी बात हुई, पार्किंसन एक वन ऑफ द मूवमेंट डिसऑर्डर्स है। पार्किंसन का मेन अगर कारण अगर मैं बताना चाहूँ तो बेसिकली वो है कि ब्रेन के अंदर जो हमारी मूवमेंट की सर्किटरी है, हमारा ब्रेन बेसिकली वर्क्स ऑन अ सर्किट। आज से 15-20 साल पहले तक हम ऐसा मानते थे कि ओके, ब्रेन का ये एरिया है, इसका काम ये है कि हाथ की मूवमेंट करना, लेग का ये एरिया है, उसका काम है लेग की मूवमेंट करना। मतलब असाइंड है फंक्शन ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया के। दैट इज स्टिल ट्रू, बट द रीज़न एक बताना ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि वो रीज़न ही है जो हाथ के, फॉर एग्जाम्पल हाथ की मूवमेंट करवाना ब्रेन का एरिया है, वो ही खाली करता है सब, ऐसा नहीं है। सो बेसिकली मूवमेंट्स के भी बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो ब्रेन को मेंटेन करनी पड़ती है इन अ पर्टिकुलर मूवमेंट। मैं मेरी फिस्ट बना रहा हूँ, मुट्ठी बंद कर रहा हूँ, तो ये स्मूथनेस ऑफ मूवमेंट है, तो वो पूरा मतलब प्रॉपर वे में मूवमेंट होना, दैट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द सर्किटरी, नॉट द पर्टिकुलर ऑन वन एरिया ऑफ द ब्रेन। अब जैसे हम बात करें, मेरी मुट्ठी बंद करनी है, तो मेरी जो हाथ के मसल्स हैं जो मेरी उंगलियों को फोल्ड कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट हो रही है, वो श्रिंक हो रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तब मेरी, लेकिन उसके साथ साथ मेरी हाथ को स्ट्रेट करने वाला मसल से उसको भी रिलैक्स होना पड़ेगा। हाँ। अगर वो रिलैक्स नहीं होगा तो मेरी मुट्ठी बंदी नहीं होगी। सो वो पूरा कोऑर्डिनेशन जो है, वो पूरा कंट्रोल जो है, वो ब्रेन की ये सर्किटरी करती है। okay. और वो ब्रेन की सर्किट के अंदर एक डोपामिन नाम का केमिकल या तो न्यूरोट्रांसमीटर हम बोलते हैं, वो होता है। पार्किंसन के अंदर पर्टिकुलरली वो डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका लेवल कम होने की वजह से ये सारे पार्किंसन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। Okay. और वो भी जो डोपामिन प्रोड्यूस करने वाले नर्व सेल्स हैं, वो डीएक्टिवेट होने की वजह से, उनकी डेथ होने की वजह से जो डोपामिन कम होता है, तब ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन वो भी जब ऑलमोस्ट 70, 80, 90% तक डोपामिन कम हो जाता है, उसके बाद सिम्टम्स दिखना चालू होता है, तब तक सिम्टम्स दिखते भी नहीं है। अच्छा, सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम बिहाइंड पार्किंसंस डिजीज, डोपामिन का लेवल ब्रेन के अंदर कम होना। okay. और क्या होता है डिसीज में, एक बार आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जनरल पब्लिक में लोगों को ऐसा ही है कि कंपन होना, कंपन मतलब पार्किंसंस। हाँ. क्योंकि गुजराती में भी उसका वर्ड है कंपवा, गुजराती में भी उसको वो बोलते हैं कंपन की बीमारी, हिंदी में भी कंपन की बीमारी बोलते हैं। उसका नाम ही कंपन की बीमारी दे दिया गया है, पर एक्चुअली वो मिसनोमर मान सकते हैं हम, नॉट एग्जैक्टली मिसनोमर, बट जो कंपन की प्रॉब्लम हम बात करते हैं, ट्रेमर्स जिसकी बात है, ट्रेमर्स इज अ सिम्टम, ट्रेमर इज नॉट अ डिजीज। तो ट्रेमर एक सिम्टम है। तो पार्किंसंस के अंदर ट्रेमर एक सिम्टम हो सकता है, बट ट्रेमर है तो इट्स ऑब्वियस पार्किंसन है, ये नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रेमर है तो वो पार्किंसन ही है। ट्रेमर्स के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो उसमें से एक कारण पार्किंसन हो सकता है, लेकिन जरूर नहीं है कि सारे ट्रेमर पार्किंसन हो। तो एक सिम्टम अगर पार्किंसन की बात करें तो वो एक ट्रेमर है, लेकिन वो भी सबसे कॉमन सिम्टम नहीं है। ठीक है। तो वही कारण है कि मैं बोलना चाहूँ कि अराउंड पार्किंसन के 100 पेशेंट्स हम देखेंगे तो उसमें से अराउंड 40% या तो 50% लोगों को ट्रेमर्स का प्रॉब्लम होता है, बाकी के लोगों को नहीं होता है। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो पार्किंसन की है, और जो मतलब एक डेफिनेशन के हिसाब से माना जाए तो वो है स्लोनेस। मूवमेंट जो है बॉडी की, बॉडीली मूवमेंट्स हैं, वॉकिंग स्पीड है, स्पीच है, वो सारी चीज़ें स्लो हो जाना, वो सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डायग्नोसिस करने के लिए कि ये पार्किंसंस है। ठीक है। और दूसरा सबसे कॉमन सिम्टम है वो है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब टाइटनेस, बॉडी के मसल्स टाइट हो जाते हैं, बेसिकली अलग अलग भाग के पूरे बॉडी के मसल्स टाइट हो जाते हैं, और वो टाइटनेस की वजह से जो मूवमेंट है वो स्मूथ भी नहीं हो पाती है, और वो पेनफुल भी रहती है कई बार। ओके।
तो ये जो है स्टिफनेस होना, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोले कि रिजिड हो जाना बॉडी, दैट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम। थर्ड मोस्ट कॉमन सिम्टम इज ट्रेमर्स, जो है जिसकी हमने ऑलरेडी बात की। और फोर्थ जो सिम्टम आता है वो है गेट इम्बैलेंस, मतलब वॉकिंग में डिफिकल्टी होना, वॉकिंग स्लो हो जाना, वॉकिंग में बैलेंस के इश्यूज आना, वो सारे इश्यूज हैं। ये 4 जो मेन सिम्टम्स मैंने बताए, स्लोनेस, स्टिफनेस, ट्रेमर्स और वॉकिंग में डिफिकल्टी, ये 4 कार्डिनल सिम्टम्स माने जाते हैं पार्किंसंस डिजीज के। ओके, और मेजरली लोग ट्रेमर्स ही बोलते हैं, ट्रेमर्स है और पार्किंसन हो गया। बट ओवरऑल मूवमेंट डिसऑर्डर्स की बात करें तो ट्रेमर्स आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हाँ, सो मूवमेंट डिसऑर्डर की बात करें तो सबसे कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर है वो ट्रेमर्स ही है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ट्रेमर्स के अलग अलग कारण हो सकते हैं, ना कि इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्किंसंस है। बट हाउ डू यू ट्रीट इट देन, मतलब व्हाट हैपेंस? तो बेसिकली हम पार्किंसंस डिजीज की बात कर रहे हैं, राइट? सो पार्किंसन डिजीज में शुरुआती ट्रीटमेंट जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट, और उसमें भी न्यूरोलॉजी में भी जैसे हमारी न्यूरोसर्जरी की हमने बात की, न्यूरोसर्जरी में फंक्शनल न्यूरोसर्जरी जैसे सब स्पेशलिटी है, वैसे ही न्यूरोलॉजी में भी अलग अलग सब स्पेशलिटी है। उसमें से एक सब स्पेशलिटी है मूवमेंट डिसऑर्डर न्यूरोलॉजी। ओके, तो वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं ये मूवमेंट डिसऑर्डर के। योर्स इज दैट? सो आई एम अ न्यूरोसर्जन, अच्छा, हाँ, आई एम अ फंक्शनल न्यूरोसर्जन, but we are a team, we are working as a team, and we have in our team we have our movement disorder specialist neurologist. Okay. So they are specialized to treat these movement disorders exclusively. They see only these patients. They don't treat other disorders like stroke. They don't treat stroke patients. So they are specialized in these movement disorders, and ideally speaking ये जो patients हैं उनको इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए, इनिशियल डायग्नोसिस के लिए मूवमेंट डिसऑर्डर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और ऑलमोस्ट सारे केसेस में इनिशियली जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन से ही की जाती है सारे पेशेंट्स में। लेकिन अगर हम पार्किंसंस की बात करें तो लगभग 4, 5 या 6 साल के बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं पार्किंसन के पेशेंट में वो ये होते हैं कि मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, उसका ज़्यादा डोज लेने की ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह से ज़्यादा डोज की वजह से बॉडी में डांसिंग मूवमेंट होना, जिसको हम डिस्काइनेजिया बोलते हैं, वो साइड इफेक्ट है उसकी। अच्छा, वो होना चालू होता है। प्लस दवाई की जो इतनी ज़्यादा हाई डोज में मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो उतनी ज़्यादा रहती नहीं है, उसका जो ड्यूरेशन है इफेक्टिवनेस का वो भी कम हो जाता है। इनिशियली जो दवाई 5-6 घंटे तक काम कर रही थी वो भी 2 घंटे भी काम नहीं करती। सो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने चालू होते हैं। होना ही होता है ये, सब में ही होता है ये, ऑलमोस्ट सब में होता है। अच्छा, लेकिन आफ्टर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर 5, 6, 7 ईयर्स के बाद यूजुअली होता है। तो जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं तब फिर ज़्यादा ऑप्शंस, मेडिसिन के ऑप्शंस हमारे पास बचते नहीं है। तब रोल आता है फंक्शनल न्यूरोसर्जन का और फंक्शनल न्यूरोसर्जरी का। अच्छा, और उसके अंदर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो पार्किंसंस की अगर बात करें तो उसकी आइडियल ट्रीटमेंट जो होती है न्यूरो मॉड्यूलेशन की हमने बात की, उसके अंदर ही आता है एक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नाम की सर्जरी। ठीक है। और जैसे हम हार्ट का पेसमेकर जो होता है, हाँ, तो वैसे ही ये सिमिलरली नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन को ब्रेन का पेसमेकर कहा जा सकता है। तो ये ब्रेन का पेसमेकर है और उससे जो है वो बहुत ही मतलब पेशेंट्स की लाइफ चेंज हो जाती है। इट इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर फॉर द पेशेंट। तो आप क्या करते हो, मतलब यू पुट इट अक्रॉस जहाँ पे, जैसे आपने बोला, जितना मैं समझी कि नर्व सेल डैमेज होते हैं, उसकी वजह से डोपामाइन नहीं रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो आप उधर जो डैमेज हुए हैं वहाँ, हाँ, सो जो पर्टिकुलर ब्रेन का एरिया हम सिलेक्ट करते हैं, देयर आर 2 or 3 डिफरेंट टारगेट्स। सो बेसिकली वो सिलेक्टेड टारगेट के अंदर सब मिलीमीटर एक्यूरेसी, द एक्यूरेसी वुड बी सब मिलीमीटर, और वो सब मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ हम ब्रेन के अंदर दोनों तरफ छोटे छोटे होल बना के, पूरा ओपन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इट इज रादर देन सर्जरी वी शुड कॉल इट अ प्रोसीजर, बिकॉज सर्जरी वर्ड ऐसा है कि लोग घबरा जाएंगे, अरे सर्जरी करनी है, पार्किंसन के लिए क्या सर्जरी करनी है। तो सर्जरी वर्ड थोड़ा हैवी रहेगा उसके लिए। लेकिन इवन पेस मेकर सुन के भी लोग कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट डाल रहे हो, डर ही जाते होंगे। तो सब मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ दोनों तरफ छोटे छोटे होल बना के 2 वायर यानी कि इलेक्ट्रोड बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड को उस जगह पे स्पेसिफिक लोकेशन पर रखा जाता है, पहुंचाया जाता है वहाँ पे। और ये जो पूरा प्रोसेस है जो ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड डालने का, वो पूरा जागते किया जाता है। पेशेंट इज अवेक ड्यूरिंग द प्रोसीजर।
So you can understand कि we should not be using the word surgery particularly. So it is awake procedure. पूरी प्रोसेस के दौरान जो है वो पेशेंट अवेक ही रहता है, जागता रहता है, और वो होने के बाद वो उनको कनेक्ट किया जाता है वायर के साथ, चेस्ट के ऊपर वो बैटरी यानी कि पेसमेकर उसको लगाया जाता है। सारी चीज़ पूरी सिस्टम जो है वो हमारी स्किन के अंडर रहती है, बाहर कुछ नहीं दिखता है। सो दिस इज हाउ दिस प्रोसीजर इज डन एंड इट स्टेज देयर। सो बेसिकली वो जो बैटरी या तो पेसमेकर लगाया हुआ है उसमें से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं, वो वायर्स के थ्रू वो इलेक्ट्रोड जो यहाँ पे हमने रखा है ब्रेन के अंदर डेप्थ में होता है, मतलब लाइफ लॉन्ग है फिर ये। हाँ, वो रहता है। तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंपल्सेस जो है वो ब्रेन के अंदर पहुँचती है, तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से ब्रेन की जो एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है वो बाहर से हम इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस देख के उसको नॉर्मल बनाते हैं। So this is how it works. So I'm assuming ये भी आप गुजरात में तो I think सिर्फ आप ही कर रहे होंगे because you are the only functional neurosurgeon. Wow, I mean this is so interesting and how मतलब I wonder आपको कितना खुद को एक calm and composed ऐसी चीजों में रखने की जरूरत होती होगी। So as a neurosurgeon, any neurosurgeon has to be calm and composed. Yeah, नहीं, any doctor per se I know for that matters, but still I mean it takes a lot because ब्रेन की जो आप बात कर रहे हो, नर्व सेल्स की आप बात कर रहे हो, अगेन मेरे दिमाग में वो चीज तो स्टिक हो गई कि इट्स वेरी अनफॉरगिविंग, वो इट्स स्टिल देयर इन माय हेड कि वो आपको एवरी ऑर्गन गिव्स यू अ चांस, इट्स जस्ट ब्रेन डजंट, और ब्रेन ही है जो लिटरली हमको चला रहा है, लाइक फिजिकली मेंटली हर तरीके से बात कर ले। आई मीन दैट्स समथिंग। तो दिस इज आपने वाला बोला पार्किंसन की, ट्रेमर भी हमारा कवर हो गया। नाउ थर्ड थिंग यू स्पोक अबाउट वाज डिस्टोनिया। सो डिस्टोनिया की हम बात करें, dystonia is also a problem related to central nervous system, a type of movement disorder। लेकिन इसके अंदर होता ये है कि जो हमारे मसल्स हैं, जैसे पार्किंसन की हमने बात की, पार्किंसन में मसल टाइट हो जाते हैं, बट दैट सिवियरिटी ऑफ टाइटनेस एंड जो टाइटनेस जो है मसल्स की वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती है डिस्टोनिया के अंदर, और वो उतनी सीवियर होती है कि जो हमारे लिम्स हैं, हाथ और पैर हैं, उसकी पोजीशन नॉर्मल पोजीशन में वो रह नहीं पाते हैं, उसकी एबनॉर्मल पोजीशन हो जाती है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिस्टोनिया। मतलब ये तो थोड़ा हायर लेवल ऑफ पार्किंसन लग रहा है, राइट? नॉट एग्जैक्टली, दोनों अलग ही चीज़ हैं, अलग ही प्रॉब्लम्स हैं, अलग ही डिजीज हैं, बट जो जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से बोला कि पार्किंसन में भी रिजिडिटी होती है, मसल टाइट रहता है, पेन होता है, लेकिन वो टाइटनेस, ये जो डिस्टोनिया का केस होता है उसमें टाइटनेस जो होती है वो परमानेंट परसिस्टेंट रहती है, परसिस्टेंटली मसल्स टाइट रहते हैं, और उसकी वजह से जो हमारे बॉडी की जो पोस्चर है, हाथ और पैर का पोस्चर है, बॉडी का लिम्ब का ट्रंक का पोस्चर है, वो एबनॉर्मल हो जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिस्टोनिया। ओके, और अगर आपने जैसे यहाँ न्यूरोस्टिमुलेटर्स की बात करी है सबकी, जैसे डोपामिन की बात करी, तो इट्स अ हैप्पी हार्मोन, राइट? या एब्सोल्युटली, है ना? तो इसमें पर जैसे आप बोल रहे हो कि 80-90% डोपामिन नहीं हो रहा होता तब ये सिम्टम्स आते हैं, तो इंसान तो मेंटली भी ऐसा नहीं हो जाता होगा? सो दैट इज द रीजन कि साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, खास करके डिप्रेशन, एंजाइटी, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। एग्जैक्टली, वो तो फिर होता और ही होगा। एक्चुअली ये सिम्टम्स थोड़ा अर्ली स्टार्ट हो जाते हैं कई बार, जी प्रॉपर बाकी के सिम्टम्स आने से पहले ये सिम्टम्स पहले स्टार्ट हो जाते हैं। आई एम वंडरिंग लोग ध्यान नहीं देते हैं, दैट्स द होल पॉइंट। वो अगेन स्ट्रेस है लाइफ में, बस इसलिए हो रहा होगा, दैट्स द होल सोल। बट कैन यू I'm like super, I think I'm going to have a 2-3 hour conversation on this topic because हर चीज एक तो बहुत डिटेल में समझने की थोड़ी जरूरत भी है, और आप इतने ब्यूटीफुली समझा भी रहे हो। तो अगर ब्रेन की मैं बात करूँ तो जैसे आपने बोला कि इट्स एन ऑर्गन दैट हमारा पूरा नर्वस सिस्टम हर समय कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हमारे हर एक्शन पे काम कर रहा है। तो इफ यू डिवाइड लाइक दिन में और रात में, कैसे ब्रेन काम कर रहा होता है, लाइक इन अ वेरी सिंपल वे इफ यू कैन एक्सप्लेन कि दिन में जब हम पूरा दिन काम कर रहे हैं, या इवन एट नाइट, बिकॉज पीपल से हमारी जो मेमोरीज, हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड उस पे काम कर रहा होता है। तो हाउ डज 24 आवर्स ब्रेन की जर्नी क्या होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट उसका आंसर भी थोड़ा डिफिकल्ट है। आई माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन वेरी क्लियरली, बट आई ट्राई माई बेस्ट। सो बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बताया, आवर ब्रेन वर्क्स एज अ नेटवर्क। अलग अलग नेटवर्क्स हैं, अलग अलग सर्किट्स हैं ब्रेन के अंदर। हर एक सर्किट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है कि भाई ये मान लो कि मूवमेंट्स की सर्किट है, जैसे हमारी बात हुई, तो हर एक सर्किट का फंक्शन है, जैसे उसी हिसाब से मेमोरी की सर्किट है, इमोशनल सर्किट्स हैं, हमारी बिहेवियरल सर्किट्स हैं। तो
उस तरह से अगर हम बात करें तो नाउ विथ रिसेंट एडवांसेस हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी हैं कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। सो जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तब भी हमारा ब्रेन काम करता है, जैसे आपने ऑलरेडी बताया। वो कैसे, उसको जो हम बोलते हैं उसको डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क बोला जाता है। सो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो है वो ब्रेन का वो नेटवर्क है जो हम ओवरऑल देखा जाए तो हम मेंटली या तो फिजिकली, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग देन ऑल्सो इट इज़ वर्किंग, दैट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। और वैसे हर एक चीज़ का, जैसे मैंने बताया, हर एक फंक्शन का एक नेटवर्क है। ठीक है। सो अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो भी नेटवर्क होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, और डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है वो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके। सो whichever activity we are doing related to that thing, whichever network is there, it is predominant when you are doing that particular activity. बाकी के नेटवर्क की एक्टिविटी रिलेटिवली कम हो जाती है। Got it. और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी वो ब्रेन की एक्टिविटी चालू होती है, जिसको मैंने बोला डिफॉल्ट नेटवर्क बोलते हैं। सिमिलरली स्लीप की हम बात करें तो स्लीप में भी वैसा ही है कि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो है वो तो काम कर ही रहा है, बट डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की भी एक्टिविटीज़ है वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि स्लीप में भी स्लीप के भी फेजेस होते हैं। जैसे मेन 2 फेजेस, हम मेडिकली बात करें तो नॉन REM और REM स्लीप पैटर्न्स होती है। उतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, कॉम्प्लिकेट करने की, बट सिंपल लैंग्वेज में बोले कि डीप स्लीप और लाइट स्लीप, सिंपल। ठीक है। तो डीप स्लीप जो है उसके अंदर डेफिनेटली हमारी ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ होती है वो और ज़्यादा कम हो जाती है। हाँ। डीप स्लीप हम सोने के कितने घंटे बाद जाते हैं? सो बेसिकली उसमें ऐसा रहता है कि वेन एवर वी आर गोइंग टू स्लीप, जो हम इनिशियल फेज होता है सोने का, जो मैंने 2 फेजेस की बात की, नॉन REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं हम, REM मतलब, और दूसरा REM है। नॉन REM स्लीप जो है वो जो है अराउंड 75% ऑफ आवर टोटल स्लीप इज नॉन REM, और वो साइकिल्स में चलता है। पहले नॉन REM आया, फिर REM आया, 75%, 15%, फिर वापस 75%, 15%। सो नॉन REM, नॉन REM, ऐसा साइकिल्स चलते रहते हैं। ऐसे एक साइकिल की हम बात करें नॉन REM का लगभग 1.5 घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का साइकिल होता है, जिसमें हम लाइट स्लीप, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, डीप स्लीप में जाते हैं। डीप स्लीप जो होता है वो नॉन REM स्लीप के अंदर उसका भी पार्ट है। उसके भी अलग अलग फेजेस होते हैं। तो वो नॉन REM का 25% पार्ट अगर हम बात करें तो 25% इज डीप स्लीप। ओके, ठीक है। इस तरह से होता है। तो वो साइकिल्स भी हमारे रात को हम सोते हैं तो वो साइकिल्स चलते रहते हैं उसके अंदर। सो दैट डीप स्लीप इज द पार्ट वेयर आवर ब्रेन इज एट utmost rest basically. Or that is the part of sleep where actually our brain recovers, our body recovers. और ये जो नो स्लीप वाले लोग हैं बहुत लोग हैं जो जिनका ब्रेन उनको सोने नहीं दे रहा, apparently that's what they say. So it is a vicious cycle. उनका ब्रेन, उनकी हैबिट्स, उनकी एक्टिविटीज उनको सोने नहीं देगी, वो सोने नहीं देगी, स्लीप नहीं होगा, ब्रेन रिकवर नहीं होगा, इट विल बी अगेन मोर एजिटेटेड, मोर problems it will create related to brain. Again it will, that cycle, vicious cycle will continue. But why does that happen? Why brain is not letting it is not brain actually, it is multifactorial. लेकिन the commonest factor which I would probably tell कि जो अभी के लिए, अभी के टाइम में ज़्यादा होगा, that is mobile usage in bed. ठीक है। तो बेसिकली होता यह है कि हमारे ब्रेन की एक सर्केडियन रिदम होती है। हाँ। द डे नाइट साइकिल की हम बात कर रहे हैं। तो वो जो डिपेंडेंट होता है उसका जो प्रिंसिपल हार्मोन या तो केमिकल की हम बात करें, जैसे हमने डोपामिन की बात की पार्किंसन में, वैसे इसके अंदर जो मेन हार्मोन या तो केमिकल है दैट इज मेलाटोनिन। ओके। सो मेलाटोनिन जो है इट इज स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन। सो नाइट टाइम में वो मेलाटोनिन सिक्रेट होता है और हमारा स्लीप का साइकिल स्टार्ट होता है। जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं उसका जो लाइट है, खास करके मोबाइल के ब्लू रेज होते हैं, और जो मोबाइल की लाइट है वो आइज़ के थ्रू ब्रेन के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेलाटोनिन का सिक्रीशन है, इट इम्पेयर्स द सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि रात के समय, रात के टाइम पे अगर स्क्रीन यूज ज़्यादा है तो वो स्लीप में लोगों को, ब्रेन को लगता है कि ये दिन है, तो वो स्लीप डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होता है। गॉट इट। एंड एक चीज मेरे को समझनी थी, जैसे बिकॉज लाइक यू सेड 24/7 कोई ना कोई सर्किट तो हमारा ब्रेन का काम कर ही रहा है,
तो दिस इज देयर इज लाइक सो मच इंफॉर्मेशन दैट ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली यू नो टेकिंग. और जैसे हमने फिर स्लीप की बात करी तो उसमें हमारे ड्रीम्स में कौन सी इंफॉर्मेशन कब आ जाती है, रैंडम इंफॉर्मेशन, रैंडम कनेक्शन हो जाता है. तो हाउ डज दैट वर्क, हाउ डज दैट So that is what is, I mean, जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है, दैट इज द बेसिक नेटवर्क जहाँ पे इनिशियल जो भी स्टिमुलस है या तो जो भी इम्पल्स है जो आ रहा है हमारे बॉडी के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, दैट इज प्राइमरली प्रोसेस्ड बाय डिफॉल्ट मोड नेटवर्क इन बैकग्राउंड. अच्छा. और डीप स्लीप के अंदर जो मैंने बोला कि ब्रेन रिकवर होता है, तो उसमें जो कचरा जो भरा हुआ है बाकी का ब्रेन के अंदर, बाकी सारे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो इन अ वे रिलीज होती है डीप स्लीप के अंदर. कहाँ जाती है? रिलीज हो जाता है. कहाँ जाती है ऐसा नहीं है. दैट इज वेरी, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स बेसिकली, बट दैट इज व्हाट हैपेंस. ओके. सो ब्रेन रिकवर होने का मतलब क्या है अल्टीमेटली, कि केमिकली रिकवर होना, उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, तो रेस्ट भी मिलता है उसको और रिकवर होने का भी टाइम मिलता है. और जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस जो भी पड़े हुए हैं ब्रेन के अंदर, उससे छुटकारा पाने का ब्रेन को वो मौका मिलता है और डीप स्लीप के अंदर. ये सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली, इट इज नॉट इन गॉट इट. सो मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पता होती है, वो रखते हैं और रिटेन्स. बेसिकली वो सारी चीजें नेटवर्क के रिलेटेड ही है. सो जो चीजें नेटवर्क के साथ रिलेटेड है, दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर रिपीटेटिव. सो तो वो सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर जगह पे वो स्टोर रहती है. उसमें भी जब ये सारी चीज़, जैसे हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी की सर्किट है, तो कोई चीज़ हम सीख रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब आता है कि वो रिपीटेशन होता है बार बार. तो जब हम नई चीज़ सीखते हैं, जो मेमोरी फॉर्मेशन होती है, वो बेसिकली हमारी बात हुई कनेक्शंस ना, उसके बीच में कनेक्शंस बनने से वो मेमोरी फॉर्म होती है. लेकिन वो मेमोरी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, वो मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो कनेक्शंस को और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? रिपीटेशन. वही चीज़ बार बार होने की वजह से वो जो कनेक्शंस है वो उतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, देन इट बिकम्स अ परमानेंट मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी. देन लॉजिकली जो हम बोलते हैं बार बार पढ़ोगे तो याद होगा टाइप्स. सो दैट्स हाउ की द कनेक्शन इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. दैट्स अ इजी वे टू एक्सप्लेन. ओके. तो पर इसमें जैसे आपने मेमोरीज की बात करी, तो जो लेटर ऑन स्टेज अल्जाइमर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग, की मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो व्हाट हैपेंस एज इन द कनेक्शन? या एब्सोल्युटली, दैट्स द होल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कनेक्शंस. एंड वो कनेक्शन को गवर्न करने वाले जो केमिकल्स, जैसे डोपामिन और मेलाटोनिन की बात है, ऐसे ही वहाँ के केमिकल्स हैं, वहाँ के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वहाँ की नर्व्स है. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मेमोरी के सर्किट्स को इफेक्ट होता है और मेमोरी लॉस होता है. बट इट्स नॉट लाइक सबको होगा, वो जरूरी नहीं है. नॉट नेसेसरी एट ऑल. तो इट टोटली डिपेंड. पर ये क्यों हो रहा होता है, मतलब व्हाई डज इट हैपन? नोबडी नोज एक्चुअली. किसी को स्पेसिफिक रीजन पता नहीं है. बट वन ऑफ द फैक्टर्स वी कैन कंसिडर इज ए जेनेटिक फैक्टर. जैसे हम फैमिली में रन होता है कई प्रॉब्लम्स, जैसे हम आनुवंशिक बीमारियां बोलते हैं, जेनेटिक बीमारियां बोलते हैं. तो इट माइट बी, बट इट इज नॉट दैट प्रोपोर्शन इज ऑल्सो वेरी स्मॉल जो हम जेनेटिक बात करें. लेकिन दैट इज वन ऑफ द. तो बेसिकली ये सारे डिजीजेस जो भी हैं, आई मीन मेजॉरिटी ऑफ डिजीज वी डोंट नो व्हाई एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिहाइंड दिस डिजीज, बट इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज मल्टीफैक्टोरल. जेनेटिक्स भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, हमारे पर्सनल सोशल फैक्टर्स, हैबिट्स, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं. गॉट इट. एंड इसका कोई क्योर भी नहीं है एज सच? अल्जाइमर्स का अभी के लिए तो देयर इज नो क्योर, बट द डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हमने बात की, ब्रेन पेसमेकर की, उसका काफ़ी सारा रिसर्च अल्जाइमर्स के पेशेंट्स में भी चल रहा है. ओके. और अर्ली रिजल्ट्स तो प्रॉमिसिंग है, बट इन कमिंग ईयर्स probably we'll be getting more data and we'll get a not exactly cure. जैसे पार्किंसन में भी हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी करते हैं, इट इज नॉट अ क्योर. बट जो प्रॉब्लम्स, जो मेन प्रॉब्लम डोपामिन कम है ब्रेन के अंदर, वो तो बनने वाला नहीं है इलेक्ट्रोड डालने से. लेकिन उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, वो सर्किट का जो फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो गया है, उसको हम नॉर्मल कर रहे हैं. तो सिमिलरली अल्जाइमर्स में भी अगर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का, ब्रेन पेसमेकर सर्जरी का रोल बाद में आता है, तो इट विल बी द सेम थिंग. इट इज नॉट गोइंग टू रिवर्स द मेन प्रॉब्लम. जो ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हो जाने वाला नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो ब्रेन का फंक्शन नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, उसको नॉर्मल करने का हम काम करेंगे.
ओके ओके ओके. तो ये जो कॉमन मिथ्स है, बादाम खाओ, मेमोरी बढ़ेगी एंड ऑल ऑफ दैट, डू दे वर्क एक्चुअली? एब्सोल्युटली, आई डोंट थिंक सो दैट इज दैट मच इम्पोर्टेंट. अगर ऐसा होता तो सब लोग मतलब बादाम खा सब के. लोग बादाम खा के सब लोग पीएचडी करते हैं, सब लोग डॉक्टर्स होते हैं, सब लोग इंजीनियर्स होते हैं. सो इट इज नॉट लाइक दैट. दैट इज ब्रेन फूड्स का लिटरली मार्केटिंग I चलता don't है. think so. I don't think No? there is no role. See, it is just like brain is a part of our body. In general, हमारे body की जो भी requirement है, all the nutrients, all the components are equally important. Same thing applies to brain also. There is nothing specific अलग से कि भी ये किया तो ये brain में ये हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. Got it. And even I read one very interesting, मतलब आप interesting बोलो या a lesser known thing is कि जैसे autism एक चीज है जिसमें हम apparently लोग ऐसा समझते हैं कि brain weak है, slow है, but I read it the opposite way कि वो इतना हाई लेवल पे कि जो हम जिस प्रोसेस में हम जितना मैंने पढ़ा, यू माइट करेक्ट मी, बट जितना मैंने पढ़ा कि जो जनरल हम जिस स्पीड पे नॉर्मल इंसान का ब्रेन सोचता है, ऑटिज्म में जो लोग होते हैं दे लुक एट अ वेरी लॉन्गर बहुत दूर तक का सोचते हैं. सो लॉट ऑफ वेरी फेमस पर्सनालिटीज लाइक आइंस्टीन ले लो या एलन मस्क ले लो, काफी लोग हैं जो ऑटिस्टिक हैं एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू हैव टू से? So basically, autism, if I want to explain in simple language, simple words, so basically जो normal as a layman, normal person जो भी हैं, एक स्टिमुलस है, जैसे आपने मुझे कुछ बोला, उसको मैंने पहले तो रिसीव किया, मैंने परसीव किया, मैंने प्रोसेस किया, देन आई रिस्पॉन्डेड. दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन. ठीक है. सो ऑटिज्म में दिस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इंक्लूडिंग रिसेप्शन ऑफ व्हाट समबडी इज टेलिंग, या तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, या तो पिक्चर्स, या तो म्यूजिक, साउंड, कुछ भी है, तो उसका जो प्रोसेसिंग जो है दैट इज probably different as compared to what normal individuals process. So processing is different. Okay. In a way, but we might not be correct in a way telling that it is abnormal. It might not be abnormal on that individual's perspective. Only thing is it is different. वैसे भी हम देखें तो सबका perception, everybody's perception is different. Similarly, that individual who is suffering from autism, उसका भी perception is different. Okay. But it is different in a different way and different in a slightly on a higher level. Higher level. IQ की बात करें तो हाँ. better हो. So वो जो difference of perception है वो थोड़ा difference और ज़्यादा बड़ा हो जाता है difference as compared to autism वाले person जो भी those who are suffering from that. So probably up to what extent we should call it a disease, that is also in my opinion particularly it is a question mark. Only thing is they are processing and they are perceiving things differently. That is only because thing. why I spoke about because this intellectually, as you already told, Einstein and all these people, very successful people are there, those who are autistic. So it is not like that they are not I mean their IQ level is less or their intelligence is worse as compared to normal. It is not like that. It is only thing is that they process things differently. Yeah. And even why I spoke about this is कि जितना भी research है on autism also, it is being said that आगे आने वाले generation में 1 out of 8 or 10 a child is going to be autistic apparently. मतलब the data, तो I don't know, it's a good thing, it's a bad thing, how to, like you said, it's a question mark still. Yeah, absolutely. But people should know about it, how it works, and Yes. And how to perceive it also. So important thing is, as many of the films they have shown, I mean, we should not consider it as a disability. Yeah. I mean, we should treat them as a normal people, normal child if it's a child. And I don't think that should be causing significant issues in later life if true. they are handled properly, normally rather than. True. Okay, so tell me about one of your weirdest or the most memorable surgery I can say that you have done, because it's brain in your hand. So कोई भी ऐसी surgery, कोई भी ऐसा case जो आप मेरे को बता पाओ तो please tell me. I think there are quite there a few. must be so many, I'm sure. Many of them are there actually, but
One case I remember distinctly. I mean, there are many cases, but this particular case, uh, and it was initial. It was in the initial days of my practice when I started practicing in 2015, 2016. Uh, she was a girl, young girl, child. She presented with fits, basically seizures. मिर्गी Okay, के how साथ. old? She might be somewhere around 9 years old at that given point of time, probably Okay. 9 or 10 years. तो बेसिकली शी प्रेजेंटेड विथ फिट्स. सो उसने कहीं पे इनिशियली वहाँ पे लोकल डॉक्टर्स को इनिशियली दिखाया होगा. सो जस्ट लाइक इनिशियल केसेस में फिट्स में एपिलेप्सी में यूजली दे स्टार्ट मेडिकेशंस एंड दे ट्रीट, बट इट वाज नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड. सो व्हेन शी केम टू मी, वी इन्वेस्टिगेटेड हर. उसका स्कैन किया गया, तो स्कैन के अंदर वी फाउंड दैट almost the half of the brain, on one side of the brain, was almost occupied by a single cyst. In our language, we Cyst. call cyst. Cyst is basically a cavity which is walled. There is a wall of the cavity, and within that there is collection of fluid, just like a balloon in simple language. So it was occupying almost one side of the head. One side of the brain was almost not seen. Okay. It was that much big. And that basically, that I operated, that is called hydatid cyst in our language. And when I searched literature at that given point of time also, so that was the biggest cyst which was ever documented in medical history in world. In world. In world. Okay. That was largest cyst and single cyst. काफी सारे केसेस में क्या होता है कि ओवरऑल साइज इतनी बड़ी हो सकती है, लेकिन देयर आर मल्टीपल स्मॉल cysts. But in this case there were only one cyst, and such a big that it was occupying the whole one side of the skull. And that was the cyst which I removed. And the most important challenge in that case is that you have to remove it in toto. I mean, intact. Yeah. You cannot rupture it, because if it ruptures and that fluid which is there within, if it spills, तो उसमें से बाकी सारी और बहुत सारी ज़्यादा cyst बनने के, it is infectious. Oh shit, हाँ. So it can lead to development of many more cysts in future. So the challenge is to remove it completely without breaking it. So that is also another challenge. So that was very satisfactory, and being one of the largest cysts ever documented in world. That's and like a she record. recovered completely off medications. She had developed, I mean, at that given point of time, she had weakness on one side also, and that weakness totally recovered, and she was absolutely fine. So in my opinion, that would be the first case. If I think about the weirdest, that's the most memorable cases, if I think about that, would be the first case which. Wow. And parents, तो I think बहुत hope के साथ आए होंगे आपको ये, because they must have shown it to a lot of doctors. And that cyst is basically, it is important to note that how that cyst is formed. Basically, it is the cyst which is the result of worm infestation. Okay. So जैसे पेट के अंदर कीड़े होते हैं, intestines में होते हैं. That worm, certain type of worms which are there in intestine, they can lead to, उनके eggs, उनके larvae होते हैं that go through the intestinal wall, through the blood circulation, they reach brain, and there, because of that, then there is development of a cyst. Oh. So it is basically the intestinal worms which cause this problem. So we should be very, it's very important to take care of that also. तो उसमें deworming बहुत बोलते हैं ना, कराना चाहिए. So what is it, एक बार आप बता पाओगे deworming? So हाँ, deworming is basically because especially in children, if we talk about, they play in मिट्टी में खेलते रहते हैं, बाहर खेलते हैं. Vegetables we eat, many times raw vegetables we eat without removing the skin. So when they are contaminated, then these things can happen. बच्चों की जैसे हमने बात की, मिट्टी में खेल रहे हैं,
बाहर खेल रहे हैं, कई बार बाहर स्ट्रे डॉग्स के साथ बच्चे खेलते हैं, हमारे घर में पेट डॉग्स भी होते हैं, तो ऑल दिस आर रिस्क फैक्टर्स विच कैन लीड टू वॉर्म इन्फेस्टेशन. So it is always better to deworm, especially those who are less than 20 years of age. Achha. Ideally speaking, even we adults should do deworming at least once a year. Ideal criteria is twice a year, at least those who are less than 20 years old. Ideally twice a year, every 6 months we should do deworming. क्या होता है प्रोसेस, क्या होता है So basically there is a single tablet you have to take, one tablet you have to take, that's it, only one tablet. And it's, I think there is the National Deworming Day also, which is, if I'm not wrong, it is February. Oh, it's coming? 10th February or something it is. and this is very important. People don't know about it. So deworming is a very important, very simple measure, but very important, and nobody should ignore it. तो क्या मतलब अगेन अगर नहीं करवा रहे और किसी के दिमाग में पहुंच गए तो this is what happens. This is what it. That See, you it is very. mentioned. It is not that common. हाँ. But if causes this problem, then it is harmful for a given person Okay. who is suffering from that, because it is causing problems with brain. Okay. So this is जो cyst हुआ develop. और ट्यूमर में क्या होता है, जो ब्रेन ट्यूमर्स जनरली Brain बहुत tumors, कॉमन हो गए so हैं. brain tumors are also similar thing, space occupying lesions in the brain, but they are abnormal growth, just like any tumor anywhere in the body. अच्छा. Similarly, it is in the brain. It's not necessarily कि cyst ही हो वो. It can be cystic, it can be solid. अच्छा, it can be both. Yeah. And what do you think, अगर मैं आपसे पूछूं कि जनरली अब because you are in this field, तो क्या चीज है, क्या ब्रेन प्रॉब्लम है जो बढ़ती जा रही है? You have been seeing a lot of cases that is happening. कौन सा? So उसमें से एक चीज की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, स्ट्रोक के बारे में. Stroke. Stroke, the incidence of stroke is relatively higher as compared to what we are seeing 10-15 years back. अच्छा. And as the proportion of aging population is increasing, I mean, if we talk about India का एज पिरामिड की अगर हम बात करें, so it is flattening now, because still the proportion of younger population is more as compared to other countries, where similarly in this stage Japan was so years back at this stage. Okay. Japan has got proportion of more of an aging population. उसका रिवर्स हो गया पिरामिड. So we are in between. So as the aging population, the proportion of aging population is increasing, those age-related problems are also increasing, which we already spoken about: Parkinson's disease, tremors, Alzheimer's disease, stroke. These are the problems which are quite common. और ये जो आपने मिर्गी के दौरे की बात की थी, एपिलेप्सी वही होता है? Epilepsy is, yeah. So basically epilepsy मतलब मिर्गी के बार-बार दौरे पड़ना. हाँ. उसमें वही सर्किट में इशू आ जाता है. सेम. सो इट इज बेसिकली ब्रेन के अंदर, ब्रेन की सर्किट में शॉर्ट सर्किट होना, जिसकी वजह से एपिलेप्सी या तो मिर्गी का प्रॉब्लम होता है. और क्यों होता है ये? सो उसके भी बहुत सारे कारण हैं. आई मीन अगर हम बात करें कि ब्रेन के अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होने की वजह से भी मिर्गी आ सकती है, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स की हमने बात की, जैसे वो बच्ची की हमने बात की सिस्ट वाली. सो ब्रेन के अंदर जैसे स्ट्रोक आया तो भी ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हुआ. तो ड्यू टू एनी रीजन ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होना, वेदर इट बी स्ट्रोक, ट्यूमर, ब्रेन हेड इंजरी होना, कोई भी कारण से ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम हुआ, एनीथिंग कैन कॉज सीजर्स, एपिलेप्सी या तो मिर्गी, वॉट एवर यू कैन. और कई बार ब्रेन के अंदर, जैसे मैंने बोला कि कोई भी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, यू माइट नॉट फाइंड एनी एबनॉर्मलिटी. ब्रेन वुड लुक एब्सोल्युटली नॉर्मल. Still that patient might be suffering from epilepsy. So in that case, the same thing which we talked about, the circuit. It is the abnormal circuitry, like a short circuit, abnormally high activity. That is what is causing this episodes of seizures, fits. Okay. But इसमें जनरली मैंने देखा है कि बहुत लोग जैसे कि फिट्स आ रहे हैं तो चम्मच मुंह में रख दिया, ऐसी सब बहुत मान्यता बोलते हैं ना, जो कि ये है. और काफी कुछ चीजें करते हैं, टेढ़ा करके लेटा दो, सुला दो, और ये सारी चीजें करते हैं. तो मोजेस, हाँ, प्याज एंड ऑल ऑफ दैट, डू दे वर्क? आई मीन basically first thing is they never work, and rather
then whether they are working or not, they can be more harmful than beneficial. हाँ. So people should not use that basically, all these tricks. So the most important thing people should know कि क्या करना चाहिए अगर किसी को, उनके सामने किसी को ये मिर्गी का दौरा पड़ रहा है या तो मिर्गी का दौरा पड़ना चालू हुआ है तो क्या करना है. सबसे पहला काम, अगर वो मरीज़ ऊपर बैठा हुआ है, चेयर के ऊपर है या सोफे के ऊपर है, तो सबसे पहले उसको नीचे लेटा देना चाहिए. जमीन पे. हाँ. और उसके आजू बाजू में नियर बाय एरिया में ऐसी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जिससे उसका हाथ टकरा जाए, पैर, क्योंकि झटके आते हैं कई बार मिर्गी के अंदर, तो झटके की वजह से कहीं पे हाथ या पैर टकरा जाए, सिर टकरा जाए और चोट ना लगे, वो ध्यान रखना है. दूसरा, जो लिटाया है वो भी सीधा नहीं लिटाना है, कोई भी एक साइड पे, हो सके तो लेफ्ट साइड पे टर्न करके लेफ्ट साइड पे लिटा देना है. और मिर्गी इमीडिएटली हो सके उतना जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना है. और मिर्गी आ रही है, मिर्गी की वजह से जो शरीर में झटके आ रहे हैं उसको रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें. कई बार क्या होता है, हाथ के झटके आ रहे हैं तो लोग हाथ को जोर से पकड़ लेते हैं, जोर से पाँव को पकड़ लेते हैं. उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन उतना ही ध्यान रखना है कि वो जो झटके आ रहे हैं वो चोट ना लगनी चाहिए. दूसरा कि कई बार जो हमारी टंग होती है, जीभ जो होती है, जबान, वो दो दांत के बीच में आने का रिस्क रहता है, क्योंकि दांत टाइट हो जाते हैं मिर्गी के अंदर. अगर ऐसा दिख रहा है तो और ज़्यादा कुछ ना करके खाली एक रुमाल से खुद की उंगली को कवर करके जस्ट टंग को पुश कर देना है अंदर, बस. टंग अंदर चली जानी चाहिए. उसको भी रोकने के लिए, हाँ, उसमें भी लोग बीच में दो दांतों के बीच में चम्मच डालने की या कोई चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. लेकिन जस्ट खाली टंग को दोनों दांत के बीच में अगर आ रही है तो उसको पुश करके अंदर डाल देना है, बस, और कुछ नहीं करना है. इतनी चीज़ें करनी है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिर्गी जो है ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू सेकेंड्स टू मिनट्स, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है. सो दैट इज द रीजन कि किसी को भी मिर्गी आ रही है तो उसको हॉस्पिटल तो लेके जाना ही है, वो बंद हो जाए या नहीं हो जाए. और वही कारण है कि जैसे में हमारी बात हुई, वो मुझे सूंघाना, ये करना, वो करना, तो वैसे भी मेजॉरिटी ऑफ द मिर्गी के जो एपिसोड्स है वो वैसे बंद होने ही वाले हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो ये सारी चीज़ें करते हैं और वो बंद हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि इसकी वजह से बंद हो गया, इसके काम हो गया. बट ऐसा होता नहीं है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. सो न्यूरो एब्लेशन की जैसे हमने बात की, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन का एक छोटा सा 4-5 मिलीमीटर्स का एरिया है जिसको वेरी प्रिसाइजली सब मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ वी परमानेंटली डीएक्टिवेटेड. सो ये टेक्निक जो होती है उसको बेसिकली यूज़ करते हैं हम एपिलेप्सी वाले पेशेंट में ट्रीटमेंट के लिए. उसके अलावा ये मूवमेंट डिसऑर्डर्स में भी, खास करके ट्रेमर्स का प्रॉब्लम है, और उसमें भी जब ये ट्रेमर्स या तो उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो एक ही साइड के बॉडी के अंदर इफेक्ट हुआ है, तब ये ट्रीटमेंट यूज़ की जाती है. क्योंकि एज कम्पेयर टू न्यूरोमॉड्यूलेशन जिसके अंदर हमने बात की डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी की, वो दोनों तरफ की जाती है और पूरे बॉडी के ऊपर दोनों तरफ उसकी इफेक्ट मिलती है. वही चीज़ हम न्यूरो एब्लेशन के अंदर, न्यूरो एब्लेशन का दूसरा नाम है ब्रेन लीजनिंग. तो वो वाला जो परमानेंट डीएक्टिवेशन वाला जो काम है, हम ब्रेन में दोनों तरफ एक साथ नहीं कर सकते हैं. इट कैन बी डन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इट कैन बी डन ओनली ऑन वन साइड. तो एक ही तरफ किया जाता है वो. तो अगर हम लेफ्ट साइड में करेंगे तो राइट साइड के अगर ट्रेमर्स हैं तो राइट साइड के ट्रेमर्स को हम एक साइड, लेफ्ट साइड करके राइट साइड के ट्रेमर को हम बंद कर सकते हैं. लेकिन दोनों तरफ एक साथ हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है. और कई बार कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ती है दोनों तरफ करने की, तो दोनों तरफ अगर करने की ज़रूरत है तो पहली बार एक तरफ किया, उसके कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल के समय के बाद हम दूसरी तरफ करने के लिए सोच सकते हैं. लेकिन उसका डिसीजन जो है वो एक्सपर्ट जो फंक्शनल न्यूरोसर्जन है उसका द्वारा ही लिया जाना चाहिए. और हमेशा कोई भी मरीज़ को, कोई भी पेशेंट का ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि ट्रीटमेंट का, जैसे मैंने न्यूरो मॉड्यूलेशन है, न्यूरो एब्लेशन है, तो कौन से पेशेंट में कौन सी ट्रीटमेंट वो पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगी वो एक एक्सपर्ट फंक्शनल न्यूरोसर्जन ही बता सकता है. तो हमेशा इस टाइप के केसेस के अंदर एक्सपर्ट न्यूरोसर्जन की राय ज़रूर लेनी चाहिए. सो अपार्ट फ्रॉम न्यूरोमॉड्यूलेशन के अंदर हमने बात की डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की, जो हम पार्किंसंस वाले पेशेंट्स में करते हैं, ट्रेमर्स में करते हैं, डिस्टोनिया में करते हैं.
और वैसे ही ब्रेन लीजनिंग भी करते हैं, ब्रेन एब्लेशन भी करते हैं, न्यूरो एब्लेशन भी हम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अदर बाकी के डिसऑर्डर्स हैं जिसकी ट्रीटमेंट पहले पॉसिबल नहीं थी, जो पहले हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाते थे और पेशेंट को ऐसा बोल दिया जाता कि अभी यही है, दवाइयों से जितना हो सके उतना कर लो, अभी इससे आगे नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे पास फंक्शनल न्यूरोसर्जरी के अंदर बावेल और ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस के जो भी पेशेंट्स होते हैं, यानी कि यूरिन और टॉयलेट का कंट्रोल ना होना, उसके प्रॉब्लम्स के रिलेटेड स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन है, पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन के अंदर सैक्रल नर्व स्टिमुलेशन या तो सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन की तकनीक है। ये जो सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन की टेक्निक है, उससे जो यूरिन का और टॉयलेट का जो कंट्रोल चला गया है वो वापस आ सकता है। ये सब नर्व से फंक्शनल रिलेटेड न्यूरोसर्जरी, होता ये है? सब नर्व के रिलेटेड है। सो ये भी फंक्शनल न्यूरोसर्जरी का पार्ट है और नई चीज़ है, लोगों को पता नहीं है, डॉक्टर्स को भी पता नहीं है, तो पेशेंट जनरल लेमैन को तो पता होने के चांसेस बहुत कम है। दूसरी प्रॉब्लम्स जो वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम पेन की हमने बात की, तो एनी टाइप ऑफ पेन की जिसके अंदर दवाइयों से या तो रूटीन ट्रीटमेंट, दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस हैं, अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो पेन बहुत ही बॉदरसम है, तो वो पेशेंट्स के लिए भी फंक्शनल न्यूरोसर्जरी के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशंस की जिसके लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने मसल टाइटनेस की बात की थी पार्किंसन में, वैसे ही टाइटनेस होती है जिन लोगों को स्ट्रोक होता है, हेड इंजरी होती है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है, उनमें उसको स्पास्टिसिटी बोला जाता है, मसल टाइट होना। तो वो मसल टाइटनेस जो है वो टैबलेट से या तो रूटीन इंजेक्शन से नॉर्मल नहीं होती है, और उसकी वजह से उनको रिहेबिलिटेशन में भी बहुत, मोबिलाइजेशन में, रिहेबिलिटेशन में, फिजियोथेरेपी में भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये पेशेंट्स की जो स्पास्टिसिटी है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग ड्रग का पंप लगाते हैं। ऑटोमेटिक पंप होता है जिसके अंदर मेडिसिन भरी हुई होती है, और वो मेडिसिन को डायरेक्टली पहुंचाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वो मेडिसिन जाती है, और उससे हाथ और पैर के अंदर, बॉडी के अंदर जो भी टाइटनेस है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। तो इन्वेसिव होता होगा ना? इन्वेसिव होता है, इन्वेसिव होता है। इट इज जस्ट लाइक हमारी जो बाकी की पेस मेकर की सर्जरी है, ये केस में पेस मेकर के बजाय वो पंप होता है, और इलेक्ट्रोड जो हम वायर्स डालते हैं उसके बजाय ट्यूब होती है, वो ट्यूब के थ्रू वो मेडिसिन जो है उसके थ्रू सीधी सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पहुंचती है। वैसे ही सेम पंप जो है हमारा पेन के अंदर भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है। उसके अंदर मेडिसिन चेंज हो जाती है, पंप सेम रहता है, लेकिन खास करके कैंसर वाले पेशेंट्स जिनको और कोई ज़्यादा आगे की ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और जिनको पेन कई क्रॉनिक पेन की प्रॉब्लम है और पेन वर्सन होते जा रहा है और बाकी कोई ट्रीटमेंट से वो क्योर नहीं हो पा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वो पेशेंट में भी ये ड्रग पंप जो है, इंट्राथिकल ड्रग पंप बोलते हैं हम लोग, उससे उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। उसके अलावा एपिलेप्सी की हमने बात की, तो एपिलेप्सी में भी ये न्यूरोमॉड्यूलेशन की ट्रीटमेंट है। डीबीएस की सर्जरी की बात की, वो भी हो सकती है। लीजनिंग या तो ब्रेन एब्लेशन की हमने बात की, वो भी ट्रीटमेंट उसके अंदर हो सकती है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट, बहुत सारी ऐसी सर्जरीज अवेलेबल हैं कि ये पेशेंट, खास करके एपिलेप्सी के पेशेंट जिनका एपिलेप्सी का प्रॉब्लम दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इनिशियल ट्रीटमेंट दवाइयों से ही की जाती है, लेकिन अगर दवाई से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है और मिर्गी के एपिसोड जो हैं, एपिलेप्सी जो है वो चालू ही है, तो ये पेशेंट्स के अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं सर्जरी से कि उसको हम क्योर कर सकते हैं, कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं, सारी दवाइयाँ भी बंद हो सकती है। तो मतलब इससे तो आपका ये पता चल रहा है कि जो ऐसे मसल्स के जो कांस्टेंट पेन है, मसल्स पेन भी कभी कभी नर्व पेन्स हो सकते हैं। लोग मसल को सेपरेट रखते हैं क्योंकि वो इट्स लाइक कुछ हो गया, शायद ऐसे बैठ गई, ऐसे सो गई तो वैसे हो गया, बट इट कैन बी नर्व पेन। तो जो साइटिका वगैरह होता है जिसमें बोलते हैं नर्व दब गई, वो नर्व का पेन होता है। साइटिका वाला पेन इज नर्व पेन, जो नर्व के ऊपर प्रेशर आने की वजह से जो डिस्क होती है हमारे स्पाइन के अंदर, वो डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है, इट शिफ्ट्स, तो वो खिसक जाने की वजह से उसके पीछे से ही वो नर्व्स निकलती है, तो वो नर्व्स के ऊपर खिसकने की वजह से वो नर्व के ऊपर प्रेशर डालती है, और नर्व के ऊपर प्रेशर आने की वजह से वो पेन होता है। तो इसमें पर पहला वही होता है, फिजियोथेरेपी कराओ, फिर नहीं हुआ तो फिर बेसिकली उसमें काफी सारे चीजें, उसमें भी स्पेशलिस्ट मतलब न्यूरोसर्जन का ही ओपिनियन लेना चाहिए। रीजन ये है कि एक तो पेन कितना सीवियर है, कितने टाइम से है, पेन के साथ हाथ या तो पैर में जो भी प्रॉब्लम पेन का है उसके साथ कोई वीकनेस है कि नहीं है, कोई सेंसेशंस में डिस्टर्बेंसेस है कि नहीं है, और एमआरआई के अंदर वो जो प्रॉब्लम है वो कितना सीवियर है,
वो सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उसमें सर्जरी करने की रिक्वायरमेंट कितनी है या तो बिकॉज नहीं लॉट है। ऑफ टाइम लोग न्यूरो की जगह ऑर्थो के पास जाते हैं। हाँ, तो ऑर्थोपेडिक्स में भी ऐसा रहता है कि कुछ लोग ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन्स होते हैं, बट प्रोबेबली जो मेरे हिसाब से इनिशियल डायग्नोसिस और इनिशियल जो मैनेजमेंट है वो न्यूरोसर्जन के ज़्यादा द्वारा अगर किया जाता है makes sense. तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहता है। ऐसा है। तो ये सारी बात हुई पेन के बारे में। उसके अलावा साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे ओसीडी का नाम आपने सुना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी है, डिप्रेशन है, ऐसे और टूरे सिंड्रोम करके होता है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो हैं उसकी भी सर्जरी होती है। अच्छा, तो उसमें भी ये जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की सर्जरी की हमने बात की, इट इज यूएस एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है ओसीडी के लिए। जब मेडिसिन से या तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी जो करते हैं पेशेंट्स की, उससे ओसीडी के सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और वो इतने डिसेबलिंग है कि पेशेंट की डेली रूटीन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो उस टाइप के पेशेंट्स के अंदर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जो है वो यूएस एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है। मतलब क्योरेबल होता है? हाँ, क्योर नॉट एग्जैक्टली क्योरेबल, बट रूटीन लाइफ, बट एटलीस्ट उसके सिम्टम्स जो है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो काफी हद तक कम किए जा सकते हैं। कम की जा सकती जैसे पार्किंसन में भी हमने बताया कि पार्किंसन का मेन प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है, लेकिन उसके रिलेटेड जो डेली रूटीन लाइफ में जो डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं वो सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली इनकी वरना मेडिकल वाइज में तो दवाइयां फिर वो एंटी डिप्रेसेंट्स और ऐसी सब दी जाती हैं, एब्सोल्युटली, which again plays Yes. with your cycle and Yes, with your yes. hormones. Yes. Even migraines में भी आई सॉ कि एंटी डिप्रेसेंट्स ही दी जा Yes, रही हैं yes. apparently, भले ही माइल्ड हो या कुछ भी हो, तो इट्स बेटर टू आप Yes. what would you say, it's better to stay away from those medicines as soon as possible? not stay away, because all these disorders initial management has to be done medically. So medical treatment ही करनी और है। अगर दवाई नहीं लोगे तो बढ़ेगा ही फिर इवेंचुअली, be it migraine also. हाँ, तो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहा है, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसकी हम बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर हो रही है, then definitely the next option has to be functional neurosurgery in that. बट मेरे को जितना अभी हमने जितनी ब्रेन रिलेटेड मेजर हमने आई थिंक सारे जो इश्यूज होते हैं काफी कवर किए हैं, और सब में मुझे एक चीज है कि फर्स्ट की ब्रेन के जितने भी इश्यूज हो रहे हैं मोस्टली हमारे हाथ में नहीं है, मतलब इट हैपेंस इंटरनली बिकॉज ऑफ सम इंटरनल रीजन। जैसे बोलते हैं ना हार्ट इश्यूज इज बिकॉज ऑफ अस, या लिवर किडनी जो भी हो रहा है समहाउ लाइफस्टाइल स्ट्रेस, कुछ ना कुछ मेजर रीजन हम ही है, पर ब्रेन के मेजर रीजन में सो सेम रीजन, आई मीन जो हम रीजन हार्ट के डिजीज में स्लीप की बात की हमने, हार्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो सारे प्रॉब्लम्स के रिलेटेड बात की। सो वो सारे फैक्टर्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रेन प्रॉब्लम्स है। ओके, बट जैसे बाकी सारे ऐसा नहीं है कि किसी को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम होगा ही, ऐसा नहीं है, बट इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। सिमिलरली ऑल दिस प्रॉब्लम्स हमारी लाइफस्टाइल के रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जेनेटिक फैक्टर्स है, ऑल द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग आवर बॉडी इन जनरल, दे आर ऑल्सो अफेक्टिंग ब्रेन। सो जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, वो सारा प्रॉब्लम्स ब्रेन के ऊपर। जैसे हार्ट अटैक आता है उसमें हार्ट की वेसल ब्लॉक होती है, तो वो कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट की ब्लड वेसल के अंदर जमा हुआ, वो जगह वो हार्ट वेसल नैरो हो गई और वो ब्लॉक हो गई। सेम थिंग जो स्ट्रोक होता है वो भी उसी वन ऑफ द रीजंस इज दैट। तो अल्टीमेटली वो सारे फैक्टर्स वो ब्रेन को भी अफेक्ट करते ही है। बट कोई ऐसा आपके दिमाग में जो फर्स्ट चीज आ रही हो कि ये एक चीज है जो ब्रेन पे ही जाती है, लाइक दिस इज समथिंग दैट अफेक्ट्स ब्रेन द मोस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है? आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा जो आपने बताया कि ब्रेन का कुछ भी इश्यू हो तो द फर्स्ट थिंग इज रीच टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। ये कोई भी चीज, जैसे कि मैंने जब हार्ट अटैक की हार्ट डॉक्टर से बात करी थी तो उन्होंने जैसे मेरे को बताया था कि व्हेनेवर अ हार्ट अटैक इज हैपनिंग तो टिल द टाइम की जो डेथ रेट है उसको कम करने के लिए जब तक हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो 3 मेडिसिन का जो एक होता है कि एस्पिरिन एंड ऑल, वो तुम्हें साथ में रखनी चाहिए कि एटलीस्ट हैबिट टंग के नीचे रख लो, खा लो, और एटलीस्ट तुम पहुंच पाओगे शायद। तो ऐसा कुछ भी ब्रेन से रिलेटेड नहीं है। जैसे स्ट्रोक की हमने बात की, स्ट्रोक के दोनों टाइप्स हैं, एक तो खून बंद हो जाना और खून बह जाना। तो दोनों की मतलब खून बंद हो जाना, उसमें जो हार्ट के लिए हम मेडिसिन देते हैं वही सिमिलर टाइप ऑफ खून पतला होने वाली मेडिसिन जो हम बोलते हैं वो उसमें दी जाती है।
अच्छा, लेकिन द सेम थिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन खून, जिसमें खून बह गया है उस टाइप का स्ट्रोक है, उसमें डिस्काउंट वो नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो और ज्यादा बढ़ेगा फिर। तो सेम चीज डजंट अप्लाई विद द ब्रेन, सो इट इज बेटर टू रीच द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल, एज सिंपल एज दैट। गॉट इट। एंड एक लास्ट चीज जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमने वी हैव स्पोकन ऑल अबाउट, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, क्या किस तरीके से इश्यू हो रहा है और क्या इश्यू हुआ होगा अगर कुछ भी हुआ है, वो तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर थ्रू दिस एपिसोड। एक छोटी सी चीज जो मैं बात करना चाहती हूँ वो कि हाउ कैन वी कीप इट हेल्दी नाउ, मतलब नथिंग इज इन आवर हैंड और एवरीथिंग इज ऑल्सो इन आवर हैंड, वो दोनों चीजें जो एक क्लियर हुई हैं। तो आप, यू बीइंग अ न्यूरोसर्जन, यू बीइंग इन दिस साइंस फील्ड, आई हैव सीन यू ऑल्सो, मतलब यू आर वेरी मच डेडिकेटेड, आप अपना पूरा टाइम मेडिटेशन को और स्पिरिचुअलिटी को और इन सब चीजों को बहुत ज्यादा देते हो। तो एक साइंस पर्सन जब इन चीजों को बैक करते हैं ना, तो दैट्स लाइक लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ता है। और मेडिटेशन इज लाइक इन ट्रेंड राइट नाउ, इट्स लाइक द ट्रेंडिंग थिंग। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ब्रेन को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चीजें आप बोलोगे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? सो सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, नॉट स्पेसिफिकली टू द ब्रेन, जो चीज़ें हम टू रिमेन हेल्दी एज इन जनरल, हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जो भी चीज़ों की हम बात करते हैं वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल है ब्रेन के लिए भी। ठीक है। राइट फ्रॉम हैबिट्स टू लाइफस्टाइल चेंजेस टू एक्सरसाइज टू मेडिटेशन, योगा, हेल्दी फूड हैबिट्स, स्लीप, तो ये सारे फैक्टर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट लाइक इन जनरल हेल्थ। ठीक है। इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ब्रेन ऑल्सो। और स्पेशली आई मीन पर्टिकुलरली मेडिटेशन की आपने बात की, तो जैसे आपने बताया मेडिटेशन इज इन ट्रेंड रिसेंटली। WHO हैज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड आई मीन International Meditation, World Meditation Day. Recently it was celebrated. Now it is going to be celebrated every year, just like World International Yoga Day. So I mean everybody is giving importance to, and अगर आपने पढ़ा हो काफ़ी सारे बड़े लोग, influential people like Bill Gates, like Barack Obama, अगर हम उनकी भी बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, they also meditate. नरेंद्र मोदी उसको कैसे भूल सकते हैं? So he also meditates. So meditation, not because these people are doing, scientifically also it is very well proven now. We have so much of scientific evidence for meditation कि meditation करना चाहिए, उससे bodily benefits, central nervous system, brain के benefits साइंटिफिकली मेजरेबल वे में वो ऑलरेडी प्रूव किया गया है। क्या होता है आप बता पाओगे अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो ब्रेन में व्हाट हैपेंस? या सो जैसे बहुत सारे डिजीजेस में, खास करके साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस जिन लोगों को हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ADHD, सो इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि अब मेडिटेशन करने वाले हैं वर्सेस जो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, those who are doing meditation they benefit much more, they improve much more, or many times they get cured of all the psychiatric disturbances. Okay. The quality of sleep improves with meditation. Meditation जो है, जो हमारी जनरल ब्रेन की हेल्थ है, ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ब्रेन का फंक्शन है, उसको इम्प्रूव करने में और उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। हमारे ब्रेन के अंदर मैटर्स होते हैं, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। ठीक है। तो बहुत सारे स्टडीज़ हैं कि दोज हु मेडिटेट, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, वही सेम एज ग्रुप, सेम जेंडर की जो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, उनके साथ उन्होंने जब कंपैरिजन किया तो उन्हें पता चला कि जो ग्रे मैटर की थिकनेस है, वो ग्रे मैटर की थिकनेस मेंटेन्ड है या तो वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट मेडिटेटिंग। ओके। सो बेसिकली होता क्या है कि विथ एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारा ब्रेन इन अ सिंपल लैंग्वेज श्रिंक होता है, बेसिकली कहने का मतलब। ठीक है। तो उसके अंदर जो ग्रे मैटर की थिकनेस होती है वो भी रिड्यूस होती है, धीरे धीरे कम होती है। तो वो ग्रे मैटर की थिकनेस को मेंटेन करने में और उसको हेल्दी रखने में मेडिटेशन हेल्प करता है। ग्रे मैटर का क्या काम होता है? मतलब सो ग्रे मैटर इज बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ वेरियस, बेसिकली जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं ना, हाँ, नर्व सेल्स का भी पार्ट है एक, उसका जो मेन नर्व सेल्स का कोर बोलते हैं,
उसका सेल बॉडी बोलते हैं, उसकी ब्रांचेस होती है, अच्छा एक्सॉन्स बोलते हैं हम उसको। ठीक है। तो जो नर्व सेल का जो पार्ट है और उसकी ब्रांचेस है, जो सेल का जो पार्ट है दैट इज बेसिकली लोकेटेड इन ग्रे मैटर। ठीक है। वाइट मैटर में उसके जो ब्रांचेस हैं, उसकी जो उसमें ब्रांचेस भी, छोटी ब्रांचेस बड़ी ब्रांचेस होते हैं, एक्सॉन्स बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है। ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज देयर इन ग्रे मैटर, वाइट मैटर। ठीक है। सो वो ग्रे मैटर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। वैसे ही ब्रेन की जो मेमोरी की सर्किट है, हिपोकैम्पस नाम का एरिया होता है उसके अंदर। सो हिपोकैम्पस का जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम भी मेडिटेशन करने वाले लोगों में ज़्यादा अच्छा पाया गया है एज कम्पेयर टू जो मेडिटेशन नहीं करते हैं। ओके। हिपोकैम्पस हमारा मेमोरी सर्किट का एक पार्ट है। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि नॉट ओनली इन ब्रेन, इन अदर पार्ट्स लाइक ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन इज वेरी इफेक्टिव। डायबिटीज कंट्रोल करने में मेडिटेशन इज इफेक्टिव। बहुत सारे डिजीजेस, ऑलमोस्ट एनी डिजीज यू टेल, एनी डिजीज, इफ somebody is doing meditation, he or she will be better able to control the disease as compared to those who are not doing. It's not just a trend, it's Absolutely. So it is It should be a definitely beneficial. lifestyle. And the sad part is कि meditation is a gift given to the world by India. It is a gift by India to the rest of the world. But now Western people are doing more meditation, celebrating more. So I think that is the thing we should be pondering about. Yeah, and we spoke about, आपसे जब मेरी लास्ट बात हुई थी एक बार, तब आपने बताया था you did an experiment with the aura measuring. Yeah. Right. So I mean, you yourself are very much, being a surgeon, being a doctor, जिनकी लाइफ सब यही बोलते हैं कि टाइम नहीं होता है कभी भी, आप उसमें भी आप मेडिटेशन और इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं। Yeah. So I am associated with a sanskar of meditation. We call it Guru Tattva Samarpan Himalayan meditation, basically. Okay. Samarpan Himalayan meditation. There are different types of meditation techniques, but ultimately these are all different paths. The way you are doing meditation is different, but ultimate aim of meditation is same, right? So in this Himalayan Samarpan meditation, we have a group of doctors, we have a group of scientists in a way. So we do a number of studies on regular basis, and we do quite a lot of studies in meditation also. We have done quite a lot of studies. ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आप मेरे को अगर बता पाओगे क्या क्या हुआ था? So we have done a study on meditation for diabetes and blood pressure. Diabetes and blood pressure. Okay. Those who are suffering from diabetes and blood pressure. So we did the study, and I already told कि ये already बहुत और भी studies हैं. So people with diabetes and meditation, they get significant amount of benefit before doing meditation. After doing meditation, if you measure the sugar level, if you measure the blood pressure level, it significantly improves immediately after meditation. Okay. हमने EEG का स्टडी किया था। सो EEG के स्टडी में हमने पाया कि नॉर्मल पर्सन अवेक स्टेट में होता है जब, तो बेसिकली वो EEG के अंदर ब्रेन के वेव्स मेजर कर, जैसे ECG है हार्ट का, ऐसे ब्रेन का EEG है। तो उसमें फ्रीक्वेंसीज होती है अलग अलग, जैसे डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा। तो नॉर्मल अवेक स्टेट में आंखें खुली रहती है, तब जो हमारे वेव्स होते हैं वो अल्फा में होते हैं। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, जब हम कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो हम बीटा में जाते हैं। ओके। लेकिन हमने पाया कि जो मेडिटेटर्स हैं, खास करके जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स हैं, जो लोग काफ़ी लंबे टाइम से मेडिटेशंस कर रहे हैं, नॉर्मल पर्सन की बेसलाइन एक्टिविटी अवेक स्टेट में अल्फा, जो मैंने बोला आपको, वही चीज़ जो मेडिटेटर्स हैं उनकी ब्रेन की एक्टिविटी अवेक स्टेट में उससे एक लेवल नीचे रहती है। मतलब काम उतना रहता है कि हाँ, तो वो लोग थीटा में रहते हैं, रिएक्शन ही नहीं आता है उतना। वाओ। और जब स्लीप के अंदर बाकी के लोग थीटा में जाते हैं, ये लोग नॉर्मली अवेक में थीटा में रहते हैं, थीटा में रहते हैं। वाओ।
सो और डीप मेडिटेशन वाली जो स्टेट होती है उसमें दे गो इनटू डेल्टा, इवन लोअर फ्रीक्वेंसी. सो बेसिकली वो ब्रेन की वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी जो है एक्टिविटी है, इट इज बेसलाइन एक्टिविटी इज वेरी एट अ कामर इन अ वे यू कैन टेल. Wow. So that is what we found in our study also. And apart from this, we had done another study earlier during the meditation shivirs basically. Okay. So in that we used water as a substance to study. और बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं वर्ल्ड के अंदर. और सो पीपल हैव नाउ कम टू नो कि वाटर हम मानते हैं एक निर्जीव पदार्थ नहीं है. वी कैन कंसिडर इट एज अलाइव थिंग लाइक प्लांट्स. निर्जीव पदार्थ निर्जीव नहीं है Okay. बेसिकली, Okay. बिकॉज इट हैज ऑल्सो गॉट मेमोरी. Water. वाटर इज ऑल्सो गॉट मेमोरी. और जो भी सराउंडिंग एनवायरमेंट के वाइब्रेशंस हैं, वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी इम्पैक्ट पानी के ऊपर पड़ती है. जैसे बहुत सारे स्टडीज़ हैं जिसमें दे हैव यूज्ड वेरियस म्यूजिक, द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन वाटर. तो उसके उस शांत क्लासिकल म्यूजिक अगर वाटर को रखा जाए, म्यूजिक के अंदर, दूसरा हमारा धूम धड़ाके वाला म्यूजिक उसके अंदर रखा जाए, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी ऑफ द वाटर. You tested the quality. So no, these were the experiments which are done by other people. ठीक है. We did in relation to meditation. So people have found that the good, peaceful or Indian classical music, it has got good effect on water. तो जब ये water को crystallize किया जाता है, तो those crystals are absolutely uniform in a geometrical shape. Oh. Beautiful pictures of those crystals are there. And similarly that other level of music, उसके अंदर there is no crystal formation, or if there is crystal formation, it is haphazard. That is what they have found. Similarly, the study earlier which was done, I mean this study initially was done by Dr. Masaru Emoto. He was a Japanese scientist. He spent his whole life on studying the water. ठीक है. So we sent those samples to Japan, and each and every day, I mean there are 8 days. First day is general, next 7 days are of different chakras of our body. So depending on that chakras, on whichever day that water was kept there while doing meditation, there are different types of crystals which are formed on each day. And they were relating, I mean the design of the crystal, the petals formed in that crystal, they were matching the design of that particular chakra. Oh wow. So that is what we found, and so it was, those were Mind-boggling. astonishing results which we got. Yeah. मतलब हम तो नॉर्मल रिलीजियस टर्म में ऐसा होता है कि जब जैसे सुंदरकांड कर रहे हैं या कोई पूजा हो रही है तो वहाँ पानी रखते हैं Absolutely. कि पानी पिया जाता है. So that is the reason why we are doing that. Why जो अभिमंत्रित पानी हम बोलते हैं कि मंत्रोच्चार करके वो पानी रखा और वो पानी के अमन पिया. So that is what we are giving, that energy of those mantras. It is being stored in water and we are taking that energy inside. That is what is happening. That is the scientific reason behind what we are doing, especially in rituals. Wow, I mean, so many things to learn. और वाओ, दिस इज सो अमेजिंग. और यही होता है ना जब साइंस बैक कर जाती है स्पिरिचुअलिटी से, आई थिंक लाइफ मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस देन. या थैंक यू सो मच सर. आई मीन दिस इज नॉट ओवर. मुझे और एपिसोड्स चाहिए ही रहेंगे आपके साथ, बिकॉज मेरे को अभी खत्म करना पड़ रहा है बिकॉज इट हैज बीन अ लॉन्गर, बट द कॉन्वर्सेशन हैज बीन अमेजिंग. मतलब ऑनेस्टली अमेजिंग कि आपने इतना सिंप्लिसिटी से इतना हैवी टॉपिक समझाया है, एंड आई थिंक एवरीवन विल अंडरस्टैंड how everything works. So thank you so much, and thank you Ahmedabad की तरफ से that we have our first ever only functional neurosurgeon here in Ahmedabad. So thank you so much for treating so many people. Thank you very much for this opportunity, and
I hope I was able to address the questions in best possible, simplest Killed it, way. killed Because I tried my best to be as simple as, especially while using terms, because Yeah. many a times there are many scientific terms, really complicated terms which people might not understand and they might be confused. So I tried my best to keep things as simple as possible. नेल्ड इट सर, क्योंकि होता है ना, ऐसे मैं समझ रही होती हूँ तो कभी कभी मैं लॉस्ट हो जाती हूँ कि नहीं समझा, एक सेकंड भी ऐसा नहीं, मुझे एवरीथिंग आई कुड अंडरस्टैंड एंड एवरीथिंग आई कुड रिलेट एंड कम बैक टू यू विद अ न्यू क्वेश्चन. दैट वाज इट. थैंक यू सो मच. Thank you very much. Thank you.